सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। जो हमारे सिलेबस से बाहर के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए डेडिकेटली हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। कल भी हमने एक सेशन लिया था जिसमें हमने एसोसिएशंस के बारे में बात की थी, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, वहां के लिए हमने बात की थी। और आज फिर एक सेशन है जिसमें हम कुछ ऐसे ही टॉपिक की बात करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जैसा मैंने कल बोला था, पहली बात तो आज जितने भी बच्चों ने फुल टेस्ट पार्टिसिपेट किया है एप्लीकेशन के ऊपर, उनको सभी को धन्यवाद। और आपके सभी के जो रिजल्ट है वो शाम को आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है बीरबल सर सक्सेस आइकन, उस पर टेलीग्राम चैनल पर आप सभी अपने जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे, आपकी रैंक देख पाएंगे, आपकी कौन सी रैंक रही है, ठीक है। प्लस आप अपना जो टेस्ट है उसमें भी जाके आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम के साथ जो है जुड़कर सारे के सारे बच्चों के जो रिजल्ट है वो एक साथ मर्ज करके हम डालने वाले हैं, तो वहां पर भी अपने रिजल्ट देख सकते हैं। तो जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। जो बच्चे ऐप इंस्टॉल करके फ्री टेस्ट आज का अटेंड नहीं किया है, कोई बात नहीं, आज का मिस हो गया, कल का टेस्ट जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो है सक्सेस आइकन, ठीक है। आपको कल का टेस्ट जरूर अटेंड करना है, ठीक है। दोनों टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो सक्सेस आइकन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ पर आपको टेस्ट अटेंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, ठीक है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। सभी को गुड इवनिंग। पहले मुझे बता दीजिए एक बार के लिए कि वॉइस और वीडियो दोनों बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली आ रहे हैं ना। आज का इंग्लिश वाला टेस्ट जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। इंग्लिश का जो टेस्ट है, ठीक है, कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा। इंग्लिश का टेस्ट जो है अभी बन रहा है, अभी अपलोड हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम जो आज का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे ये पहले से डिसाइड करके चलते हैं अपन, ठीक है। देखिए एक तो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में स्टैंडर्ड का। एक तो क्वेश्चन किसका आता है? स्टैंडर्ड का। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का आता है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद में स्टैंडर्ड के बाद में मैनेजमेंट के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मैनेजमेंट के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वहां की कंसल्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा मैनेजमेंट के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। मैनेजमेंट के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है। चलिए जी सो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और मैं कल की तरह ही आपको बोलूंगा, पहले अच्छे से ध्यान से आपको सुनना है, अच्छे से सुनना है। कमेंटिंग का काम बाद में कर लीजिएगा, जब आपको कोई डाउट हो तब आप पूछ लीजिएगा, अभी एक बार अच्छे से सुनना है, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं अपन। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने प्यारे से दोस्त के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जो मैनेजमेंट के बेसिक थिंग्स है उनके बारे में कंसल्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास लाइब्रेरी स्टैंडर्ड का। क्वेश्चन क्या आता है? लाइब्रेरी स्टैंडर्ड। देखिए बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला? लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड वाला। जैसे क्वेश्चन आया IS 2672/1996 और आपसे पूछा गया ये किसका स्टैंडर्ड है, ये किसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ISO 9000 ये सबको ज्यादातर बच्चों को पता है, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये क्या है? ये सर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ISO 9000, ठीक है। अच्छा ऐसे ही पूछ लिया गया IS 1172/1971 ये किसका स्टैंडर्ड है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बच्चे लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको इस बारे में पता है, ठीक है। ठीक है, पवन जी पूछ रहे हैं कंप्यूटर आएगा क्या। देखो सर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ऐसे याद कर रहे हैं कि अगर आए तो हमें नुकसान नहीं हो सर, है ना। अगर 1 घंटा दे दिया हमने और वहां से मान लीजिए एक क्वेश्चन आया और हमारा सही हो गया तो ऑटोमेटिकली आप 300-400 बच्चों से आगे चले गए सर, क्योंकि कट ऑफ में क्या है, एक परसेंटेज, एक जो आपके पॉइंट्स है उस पे 200-300, 400 बच्चे बैठे हैं सर, ठीक है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी अगर प्लस किया
किया ना सर, इसका मतलब कम से कम 200-250 बच्चों को आपने क्रॉस कर लिया, इसलिए किसी तरह का हमें रिस्क नहीं उठाना। ठीक है, तो यहां से भी हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कंसल्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट करूं, अब आप अगर रेडी है तो मैं स्टार्ट करूं, बताइए मुझे। अगर आप रेडी है तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इतनी बड़ी जो चीजें होती है ना, जैसे IS 2672 1996, इतना बड़ा नंबर याद करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि यहां पर आगे करना है कोड ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ लाइब्रेरी लाइटिंग। ठीक है, अच्छा इधर देखिए एक बार के लिए ISO 9000 क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, IS 1172 1971 कोड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाटर सैनिटेशन, ठीक है, ड्रेनेज, ये सब कुछ याद करना, इतना बड़ा नंबर। पहली बात तो ये है, क्या इतना बड़ा नंबर याद रहेगा क्या? सबसे पहला पॉइंट, क्या इतना बड़ा नंबर, मुझे इतना बड़ा स्टैंडर्ड याद रहेगा क्या? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन सोचिए, क्या इतना बड़ा स्टैंडर्ड याद रहेगा क्या? अभी देखिए 19 बच्चे देख रहे हैं लाइव, ठीक है, और 8 ही लाइक है। बताइए फटाफट आप लाइक करिए पहले सेशन को। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन स्टैंडर्ड के बारे में बात करना। और स्टैंडर्ड में देखिए मैं आपको कैसे ट्रिक से सारे स्टैंडर्ड याद करवाता हूं, है ना। ट्रिक के लिए क्या करना होगा, ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से ट्रिक को सुनना आपको। ठीक है, ध्यान से ट्रिक को सुनना है। अब देखिए कैसे याद करेंगे पूरा का पूरा स्टैंडर्ड। तो हमें क्या करना है, कोई भी जो स्टैंडर्ड होगा ना, कोई भी जो स्टैंडर्ड होगा उसके लास्ट 2 डिजिट लेंगे, लास्ट 2 डिजिट लेंगे। हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड के लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम पूरे स्टैंडर्ड का लास्ट का 2 डिजिट जो है ना वो काम में लेने वाले हैं। ठीक है, और इस डिजिट के बाद में ईयर और लिखा होता है। क्या लिखा होता है, ईयर। हम ईयर याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो भी स्टैंडर्ड है उसके लास्ट के 2 डिजिट याद करेंगे ओनली। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट के साथ काम करने वाले हैं अपन। ठीक है, चलिए जी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर। सबसे पहला स्टैंडर्ड, अब ध्यान से, अब पूरी बात ध्यान से याद रखिएगा। पहला स्टैंडर्ड आ रहा है आपके पास में, पूरी लिस्ट बना के लेके आया हूं इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड के लिए बात करते हैं अपन। सबसे पहला बेसिक स्टैंडर्ड कौन सा है वो देखिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेसिक स्टैंडर्ड की, तो ये देखिए इस तरफ लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है 00। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, 00 लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले इस तरफ लिखा हुआ है 00। ठीक है, अच्छा 00 का मतलब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है भाई, अगर किसी बच्चे के, ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए बस, अभी देखना आपको सारे स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे। 00, अगर आपको कहीं स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मिले और लास्ट में क्या मिले, 00 अगर मिले, ठीक है, अगर आपको 00 लास्ट में मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऑप्शन ढूंढना है, रिस्क मैनेजमेंट। ये सारे ऑप्शन याद कैसे रहेंगे, अभी आपको सारी बातें याद हो जाएगी। जो बच्चे रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं ना, उनको तुरंत बात समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट में 00 मिले, क्या सुनना है, जो पॉइंट में बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। अगर मैं ये कह रहा हूं किसी बच्चे के अगर 00 नंबर आ रहा है ना, अगर किसी बच्चे के 00 नंबर आ रहा है तो 00 होने पर उसको क्या देखना पड़ेगा कि भाई आज घर जाने में रिस्क है। आज क्या है, 00 नंबर आए, आज तो घर जाने में क्या है, रिस्क है, क्योंकि घर जाते ही मम्मी पूछेगी कितने नंबर आए भाई, तो आप बोलेंगे 00। तो 00 बोलने पर तो क्या है, रिस्क है। तो 00 आने पर वो किसके बारे में सोचेगा, रिस्क के मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है भाई, पहले से गत्ते लगा लेता हूं पीछे, ठीक है, मम्मी मारेगी कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो क्या करेगा, रिस्क का मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कब सोचेगा बंदा, जब उसके 00 आएगा। ठीक है भाई, पहला डन है भाई, पहला डन है। ठीक है, पहला पॉइंट डन हो गया। अगर किसी बंदे के 00 आएंगे ना सर, वो किसके बारे में सोचेगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचेगा। ठीक है जी, किसके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा दूसरा देखिए, अगर मैं कह रहा हूं 01, ठीक है, अगर 01 की बात हो तो ER नेटवर्क। ठीक है, जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है ना, उसके फैमिली मेंबर ये सोचने लग जाते हैं कि इसको क्या देना है, एजुकेशन देना है। ठीक है, और आगे जाकर ये क्या करेगा, फिर रिसर्च करेगा। 1 साल का होते ही, जैसे ही बच्चा 1 साल का हुआ, 01, 1 साल का होते ही उसके एजुकेशन, और ये कहते हैं कि अभी इसको एजुकेशन देना है, आगे जाकर ये रिसर्च करेगा और एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क में काम करेगा।
तो अगर किसी आईएसओ स्टैंडर्ड का, आईएस स्टैंडर्ड का, बीएसआई स्टैंडर्ड का एंड अगर आपको मिलता है किससे, 01 से, तो तुरंत समझ जाइए किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, ईआर नेटवर्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ईआर नेटवर्क की बात हो रही है। और मैं अभी ढेर सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ऐसे, है ना, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 08, अगर आपको लास्ट में क्या मिलता है, अगर आपको लास्ट में स्टैंडर्ड में 08 अगर मिलता है, क्या मिलता है भाई, 08 अगर मिलता है, इसका मतलब ये किसका स्टैंडर्ड है, ये है आईएसबीएन का। आईएसबीएन जो है पहले होता था 10 डिजिट का, अब होता है 13 डिजिट का। ठीक है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वो अभी भी 8 ही डिजिट का है सर। स्टैंडर्ड जो है वो अभी भी क्या है, 8, पहले होता था 10 का। ठीक है, और उसके बाद में अभी कितना हो गया, 13 डिजिट का, लेकिन स्टैंडर्ड तो अभी भी कितने का है, 8 का है। मैं शुरुआती 3 के बारे में पूछता हूं आपसे। सबसे पहले 00, 00 क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। फिर मैंने क्या बोला, एक नंबर 01, 01 मैंने बोला, तो ये 01 क्या होगा, ईआर नेट। ईआर नेट का मतलब क्या, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला 08, 08 किसका है, आईएसबीएन। 08 किसका है, आईएसबीएन। ठीक है, और उसके बाद में 09 किसका है, 09 किसका है, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज का। 09 किसका है, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज। अगर आपसे सीधा सीधा पूछे बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज के लिए, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज के लिए जो आपका स्टैंडर्ड है वो कौन सा होगा, तो हम क्या बोल देंगे, वो बोल देंगे हम 09। क्या बोल देंगे भाई, 09 बोल देंगे। तो शुरुआती 10 तक के देखो 4 स्टैंडर्ड आए, 00, 01, 08 और 09। तो यहां तक की बात डन हो गई। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपसे ये पूछूं, भाई एक बार के लिए मुझे बता दीजिए 00, 01, 08 और 09 का मतलब क्या है। तो ये देखिए, अगर मैं इन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने रखूं, तो सबसे पहले अगर किसी नंबर स्टैंडर्ड के लास्ट में 00 हो या 01 हो, ठीक है, या फिर क्या हो, 00 हो या 01 हो या 08 हो, और या फिर क्या हो, 09 हो। ठीक है, ये लीजिए, यहां पर मैंने 4 डिजिट लिखे हैं। सबसे पहले 00 किसके लिए होगा, कमेंट करके मुझे बताइए 00 किसके लिए होगा। आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में अगर किसी स्टैंडर्ड के लास्ट में 00 आपको दिख रहा है, तो ये किसका स्टैंडर्ड होगा, जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट मुझे बता दीजिए ये किसके लिए होगा, जल्दी से। ये किसके लिए होगा, ये होगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए होगा। यस और नो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 01 किसके लिए होगा, जैसे ही 01 की बात आएगी, 1 साल का होगा बच्चा, पेरेंट्स किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में और उसकी रिसर्च के बारे में, कि वो आगे जाकर ईआर नेटवर्क में क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 08 किसके लिए है, 08 है आईएसबीएन। 08 किसके लिए, आईएसबीएन। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और 9 किसकी है, 9 है बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज। ठीक है, ये लीजिए 9 है बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जी, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। अगला नंबर हमारे पास आता है, देखिए 12। ठीक है, अगला नंबर क्या आता है, 12। 12 किसके लिए, 12 है स्टील के लिए। 16 किसके लिए, 16 है सर वुडन के लिए। 12 तो किसके लिए, स्टील के लिए, और 16 किसके लिए, वुडन के लिए। देखो 12 और 16, 16 मतलब क्या हो गया, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं 16 मतलब बोड़ा। ठीक है, यानी कि बहुत हो गया, 16 मतलब बोड़ा, बहुत हो गया। अब जो वुडन के जितने भी मटेरियल है उनका बहुत हो गया, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए बारिश वगैरह आएगी तो वुडन तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 16 मतलब बोड़ा, बहुत हो गया। और किसको बोल रहे हैं ये वाली बात, बहुत हो गया, ये बोल रहे हैं अपन वुडन के लिए। जो वुडन से बने हुए आइटम्स है, जो लकड़ी से बने हुए आइटम है, उनको कह रहे हैं बहुत हो गया भाई, कितनी बारिश आ रही है, ये सारे आइटम्स तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या कहा, बहुत हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद में देखो 12, 12 पे क्या है, स्टील। 12 मतलब पोबारा, भाई उनके तो पोबारा 25 हो गए जिनके पास क्या है, स्टील से बने हुए आइटम है।
जिनके पास स्टील से बनी अलमीरा है। मान लीजिए दो तरह के लाइब्रेरियन है, एक के पास जो है वो अलमीरा बने हुए हैं स्टील के, और एक लाइब्रेरियन जिसके पास अलमीरा बने हुए लकड़ी के। तो लकड़ी वाला तो क्या कहता है, बहुत हो गया भाई, अब तो बारिश आ रही है, अभी तो सारी किताबें खराब हो जाएगी, क्योंकि अलमीरा तो किससे बने हुए, वुडन से बने हुए है ना। अच्छा 12 वाला क्या कह रहा है, मेरे तो पुबारा 25 है भाई, कितनी बारिश आए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी तो अलमीरा किससे बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है। ठीक है, सो 12 और 16 डन हो गया। ठीक है, 12 और 16 क्या हो गया, डन हो गया। 12 पे क्या है, 12 पे है स्टील, 12 पे क्या है, 12 पे है स्टील, और 16 पे क्या है, 16 पे है वुडन। ठीक है, 12 पे क्या है स्टील और 16 पे क्या है, वुडन है। ठीक है, देखिए 12 पे क्या है स्टील और 16 पे क्या है, वुडन। डन है भाई, यस और नो एक बार जल्दी से मुझे बताइए। चलिए आगे चलते हैं 19 पे। अब देखिए बच्चा जैसे ही 18 साल कंप्लीट करता है, 18 साल कंप्लीट करते ही उसकी एकेडमिक स्टडी पूरी हो रही है। 18 साल कंप्लीट करते ही उसकी एकेडमिक स्टडी कंप्लीट हो रही है, तो एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी में उसकी एंट्री होगी। जैसे ही 19 का हुआ, कौन सी लाइब्रेरी में, जो एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें क्या होगी, उसकी एंट्री होगी। एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी में उसकी एंट्री होगी। ठीक है जी। सर जी एलाइस का करंट आएगा क्या, बिल्कुल आएगा जी। एलाइस का करंट जो है उसके सेशन कल कंडक्ट होंगे सर, है ना। कल आपके एलाइस का करंट का सेशन आएगा, आप निश्चिंत रहिए सर, कुछ भी मिस नहीं करेंगे अपन, है ना। करंट का सेशन आएगा कल। ठीक है, चलिए जी। तो एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी, यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे सकता है सर, स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ ही देर में आपको सारे स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे। आपके पास में भी किताब है सर, उसमें भी आपने एमसीक्यू ले रखे हैं, वहां पर देखिएगा स्टैंडर्ड के जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, आज की क्लास से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ट्रिक पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो मैं आपको याद करवा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन तुम बना लोगे, जितने क्वेश्चन तुम्हारी किताब में पीवाईक्यू में जहां कहीं पर भी दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आज वाली क्लास से सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद में 19 का होते ही बंदा क्या करेगा, एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी में एंट्री लेगा। ठीक है, कहां पर लेगा, एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी में। फिर ये क्या कह रहा है कि भाई मैं अभी 19 का हूं इसलिए एकेडमिक लाइब्रेरी में आ रहा हूं। अगर मैं डबल का होता, 19 का डबल कितना होता, 38, याद करना। ये कह रहा है कि मैं अभी 19 का हूं इसलिए तो क्या कर रहा हूं, एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी में आ रहा हूं। अगर मैं 38 का होता ना तो मैं पब्लिक लाइब्रेरी की बात करता। ये देखो 38 में क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही ये 38 का होगा यानी और 19 साल ऐड होंगे, क्योंकि इसको तो 19 साल हो गए भाई इस लाइब्रेरी में आते हुए। ये क्या कह रहा है, मैं अब आपको गाइडलाइन के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि मुझे 19 साल हो गए यहां आते हुए। ठीक है, मैं 19 का था ना तब मैंने यहां एंट्री ली थी, अब तो 38 का हूं मैं, अब तो क्या बता सकता हूं आपको, इसके गाइडलाइन के बारे में बता सकता हूं। इसका मतलब 19 में एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी और 38 में है पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन। 38 में क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन, याद रहेगा आपको, पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन। ठीक है जी। इसके बाद में अगला देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में 24। क्या हो रहा है, 24 का मतलब क्या है, जो पिछला साल है सर, पिछला साल। ठीक है, DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डी का मतलब क्या है, डिजिटल, ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक है, अगर आप बात करें सर पिछले साल की, अगर आप बात करें पिछले साल की 24 की, अगर आप बात किसकी करेंगे सर, 24 की। अगर आप 24 की बात करेंगे तो 24 से क्या समझ में आता है कि भाई ये तो ईयर किसका था, ये तो ऑब्जेक्ट, ये तो ईयर किसका था, ये तो डिजिटल एरा वाला ईयर था सर। पिछले साल बहुत ज्यादा डिजिटल इन्वेंशन हुए हैं, यानी कि चॉइस में बहुत सारे डिजिटल इन्वेंशन हुए हैं। तो अपन क्या कहेंगे सर, ये चॉइस वाला जो ईयर था ना, ये तो किसका था, पूरा डिजिटल ईयर था, है ना। तो हम बोलेंगे चॉइस एंड होने का मतलब है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, DOI। डिजिटल याद रहेगा ना, आंसर कर दोगे तुम। ठीक है, DOI। चलो भाई 33 पे चलते हैं। 33 में क्या है, 33 में क्या है, अब एक छोटी सी बात सुनना तुम, है ना, छोटी सी बात सुनना। क्या तुम ये जानते हो, मैं ऐसे 3 लिखता हूं, ये देखो 3 बढ़िया लग रहा आपको। आपने कहा नहीं सर ये मुड़ा हुआ नहीं है सर। कैसा नहीं है, ये मुड़ा हुआ नहीं है। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा मोड़ते हैं ना, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा हो गया, इसको थोड़ा मोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। अब बढ़िया लग रहा 3।
आपने कहा हाँ सर ये वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसका मतलब आप कह रहे हो कौन सा बढ़िया लग रहा है? जो मुड़ा हुआ है। जो मुड़ा हुआ है बेटा वही तो है मॉड्यूलर। जो मुड़ा हुआ है वही तो क्या है? मॉड्यूलर। और कितनी बार मुड़ा हुआ है? 2 बार मुड़ा हुआ है। कितनी बार भाई? 2 बार। तो आपने कहा देखो सर ये मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, तो मॉड्यूलर कौन सा है? 33 मॉड्यूलर है सर। 33 क्या है? मॉड्यूलर। देखो सिर्फ हिंट चाहिए होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी रिसर्च नहीं करनी होती। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसने रिसर्च कर ली है उससे हिंट समझना होता है, ठीक है। क्योंकि मैं सारे काम कर चुका हूं सर, इन पे सारी रिसर्च कर चुका हूं। आपको तो सिर्फ मैं बिल्कुल जूस बना के दे रहा हूं। अब आपसे जूस नहीं पिया जा रहा है उसकी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, ठीक है। आपको अगर मेरी बात तुरंत समझ में आ रही है, लास्ट के 2 डिजिट याद करने हैं, उसके साथ उसका आंसर याद करवा रहा हूं। तुम्हारे पास बुक है, उसमें ISO स्टैंडर्ड के ढेर सारे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के ढेर सारे क्वेश्चन है, और तुम जैसे जैसे लगाओगे तुम्हें मेरी बातें याद आएगी, ठीक है। सो यहां पर आपने कहा 33 क्या है सर? मॉड्यूलर है। अब चलते हैं 36 पे। अब चलते हैं 36 पे। अब 36 में क्या हो रहा है? 3 का डबल 6 होता है। 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है। डबल का मतलब डबलीन। डबल का मतलब क्या हो रहा है? डबलीन। डबल का मतलब क्या है? डबलीन। तो जैसे ही आपने बोला सर डबल हो रहा है, डबलीन हो रहा है, 3 का डबल क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। ये देखो 36 अगर लास्ट में मिलेगा तो क्या होगा? डबलीन कोर होगा सर। डबलीन कोर मेटा डेटा, ये वो वाला डबलीन कोर है, ठीक है। तो 3 का डबल 6 हो रहा है, तो आपने कहा सर डबलीन कोर होगा। क्या होगा? डबलीन कोर। सर अगर ये क्वेश्चन आया ना, अगर ये क्वेश्चन आया, बहुत रेयर बच्चों की सही होगा। कारण क्या है? बच्चे ऐसे इतने बड़े बड़े जो नंबर देखते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं छोड़ो यार इतना बड़ा नंबर कैसे याद होगा, है ना, छोड़ के चलते ऐसे क्वेश्चन। आप अगर PYQ को उठाएंगे, PYQ में आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं सर, इसलिए मैं ये सेशन लेके आया हूं, ठीक है। पुराने अगर आप पेपर देखेंगे उसमें स्टैंडर्ड के ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ये सेशन बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। सो यहां पर देखिए 36 डबल हो गया तो डबलीन कोर हो गया। 38 पहले ही याद कर चुके हैं। 38 क्या कर चुके हैं? पहले ही याद कर चुके हैं। अच्छा इसके बाद देखो 40, इसके बाद क्या है? 40 डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस 40 पे क्या है भाई? डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, चलिए तो डॉक्यूमेंटेशन सर्विस की बात होगी। 40 पे क्या है? डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, ठीक है। चलिए भाई अब एक बार के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात, जो 38 साल का है वो 2 साल बाद में किसकी बात करने लग जाएगा? 38 में तो उसने पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन की बात की, और 40 में वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेशन सर्विस की बात करेगा। किसकी भाई? डॉक्यूमेंटेशन सर्विस की बात करेगा। अब देखो यहां तक 40 तक जितने डेटा आए हैं उनको एक बार के लिए देखते हैं। 40 तक जितने डेटा आए ना, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे अपन। अब मैं आपसे आंसर लूंगा, अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपसे लूंगा, ठीक है भाई। चलिए तो फटाफट आप आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा। ये जितने क्वेश्चंस अपन ने पढ़े हैं ना, सबके आंसर आप फटाफट करिएगा। ये मैं आंसर हाइड कर रहा हूं, ठीक है। आप मुझे फटाफट बताएंगे किसका आंसर क्या होगा। ये लीजिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 0 के लिए, डबल 0 के लिए, ठीक है। डबल 0 किसके लिए है ये बताइए मुझे। डबल 0 जो है वो किसके लिए? ये मैं यहां से सब कुछ इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब बताइए मुझे डबल 0 किसके लिए? पूरा का पूरा स्टैंडर्ड का फॉर्मेट एक एक याद हो जाएगा सर। डबल 0 किसके लिए? अब मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट करने का टाइम अब है सर। कमेंट करके मुझे बताइए डबल 0 किसके लिए? जो अभी डेटा याद कर रहा है ना सर, वो बच्चा ऑटोमेटिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि रेयर बच्चों का सही होगा सर। बहुत बड़े नंबर होते हैं। कैसे? कितने बड़े नंबर होते हैं सर? एक बार दिखाओ जरा, कितने बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। ये नंबर ऐसा मिलेगा IS11721971 ऐसे मिलेगा। ये वाला नंबर ऐसे मिलेगा IS26721996। अब इतना बड़ा नंबर देखकर तुम्हें लगेगा यार याद कैसे होगा, और मैं क्या कह रहा हूं, लास्ट के 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट पकड़िए सर, और वो भी ईयर को पकड़ना नहीं है, इस वाले नंबर को पकड़ना है, और इसके 2 डिजिट्स पकड़ने, और इसका काम क्या है, किसके लिए स्टैंडर्ड है, उसको देखना है, ठीक है। सारे के सारे स्टैंडर्ड याद होंगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना भाई, थोड़ा सा टाइम, ठीक है। आपका टाइम बहुत यूजफुल है और बिल्कुल सही जगह पर लगाएंगे।
बिल्कुल सही जगह पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं आंसर बनाना, है ना। बहुत बढ़िया, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, समर्थ, नेचर शॉर्ट्स, लड्डू गोपाल, सेजल, मेना, ठीक है, सारे बच्चे जो रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रांजल। चलिए जी, सो सबसे पहले बताइए मुझे 00 किसके लिए है? 00 तो आपने कहा सर ये है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? रिस्क मैनेजमेंट के लिए। यस और नो? रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताओ भाई 01 किसके लिए है? 01 है ER नेटवर्क के लिए। 01 किसके लिए है? ER नेटवर्क के लिए है सर, ठीक है। 08 किसके लिए बताइए? ISBN के लिए। किसके लिए भाई? ISBN के लिए। बहुत बढ़िया, जो बच्चे रिप्लाई करते जा रहे हैं, फटाफट रिप्लाई करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो 9 किसके लिए है? 9 किसके लिए बताइए मुझे? ISBN के बाद बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज, बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद 12 किसके लिए है? 12 किसके लिए है? 12 किसके लिए है? तो 12 यानी 12, 12 के 12 25 है, क्योंकि उसके पास तो स्टील का कैबिनेट है सर। 16 वाला दुखी है भाई, वो कह रहा बहुत हो गया यार। क्यों? क्योंकि उसके पास तो क्या है? वुड की अलमीरा है सर। अब बारिश होगी तो क्या हो रही है? अलमीरा खराब हो रही है, ठीक है। 19 का होते ही बंदा कौन सी लाइब्रेरी में आ गया? एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सी भाई? एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी में आ गया, ठीक है। चॉइस में क्या हुआ सर? चॉइस वर्ष कौन सा था? DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। 33 में कैसे है? मॉड्यूलर, मुड़े हुए है ना सर, कैसे है? मॉड्यूलर, ठीक है। 36 में 3 का डबल क्या हो रहा है? 6, तो ये क्या हुआ सर? डबलिन कोर। क्या हुआ सर? डबलिन कोर। 38 मैंने याद करवाया था। 19 में एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी, तो 38 में क्या होगा? गाइडलाइन बताएगा सर। किसकी? पब्लिक लाइब्रेरी की। ये लीजिए, पब्लिक लाइब्रेरी की क्या बता रहा है? गाइडलाइन। अब तो इसको डॉक्यूमेंट का भी क्या हो गया? एक्सपीरियंस, तो डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सारे के सारे टर्म्स है ना सर, क्लास में याद हो जाएंगे। अगर आपका इंटेंशन ये है ना कि मुझे सीखना है, अगर आपका इंटेंशन ये है मुझे याद करना है, सर जो याद करवा रहे हैं मुझे सीखना है, सर 100% अभी सारा डेटा याद हो जाएगा, ठीक है। और आप नंबर लेके जाएंगे सर यहां से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां से आप सॉल्यूशन आराम से बना पाएंगे, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ वही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एक भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जो हमारा टाइम वेस्ट करेगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हम कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में 40 के बाद। 40 से आगे बढ़ते हैं, 40 से आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। कोई सा भी पूछ लो चाहे। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये लीजिए 53। क्या आ गया भाई? 53 पे देखिएगा, 53 देखिएगा। 53 है डिजाइन। 53 क्या है? डिजाइन, ठीक है। अब देखना, एक बार के लिए सुनना। 19 का जब था तब उसने क्या किया? एकेडमिक लाइब्रेरी में एंट्री लिया, ठीक है। 38 का हुआ तो उसने गाइडलाइन बताई, 40 का हुआ तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया। और अब वो बंदा कितने का हो गया है? अब 53 का। भाई बहुत टाइम हो गया इसको यहाँ काम करते हुए, लाइब्रेरियन बन गया सर ये, ठीक है। क्या बन गया है? लाइब्रेरियन। अब वो 53 साल का हो चुका है, अब तो उसको लाइब्रेरी की डिजाइन के बारे में भी नॉलेज है। किसके बारे में? अब 53 साल का हो गया सर, लाइब्रेरी की डिजाइन के बारे में भी नॉलेज है। किसके बारे में? लाइब्रेरी की डिजाइन के बारे में, ठीक है जी। लाइब्रेरी की डिजाइन के बारे में भी उसको नॉलेज है, ठीक है। चलिए, अब जब लाइब्रेरी की डिजाइन के बारे में भी नॉलेज है, और लाइब्रेरी की डिजाइन के बारे में नॉलेज कब हुआ? जब वो 53 का हो गया, जब वो 53 का हो गया। सो आपने कहा लाइब्रेरी बिल्डिंग की क्या कर रहा है सर? डिजाइन कर रहा है। अब देखो सर, 60 और 61 साल का बंदा क्या होता है? रिटायर होता है, कि भाई चलो अब तो एज कंप्लीट हो चुका है, अब तो क्या लेते हैं? रिटायरमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? रिटायरमेंट लेते हैं। अब जब रिटायरमेंट की बात आ गई,
अब जब रिटायरमेंट की बात आई तो जनरली रिटायरमेंट के बाद बंदा सोचता है कि चलो भाई अब जो बेसिक काम बचे हुए हैं, बच्चों की शादी है, सारे काम है वो कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब से बहुत खतरनाक बड़ा पैसा नहीं मिलता तो क्या करना पड़ता है, फिर लोन लेना पड़ता है। तो 60 और 61 याद रखना बेटा, 60-61 की एज में बंदा क्या ले रहा है, लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन। कौन सा लोन ले रहा है, इंटर लाइब्रेरी लोन ले रहा है। ठीक है भाई, इंटर लाइब्रेरी लोन ले रहा है। तो आप देखिए 53 की एज में क्या किया उसने, डिजाइन के बारे में बात की, और 60-61 की एज में उसने क्या किया, लोन के बारे में बात की, इंटर लाइब्रेरी लोन। कौन सा लोन भाई, इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है, एक बार के लिए मुझे बताइए, यहां तक डन है, यहां तक डन है ना भाई। ठीक है, आप जो चीज मेरे साथ पढ़ेंगे ना सर, निश्चिंत रहिए आपको 100% याद होगा अगर आपका इंटेंशन ये है कि मुझे पढ़ना है। बस ये इंटेंशन अगर है तो 100% याद होगा। आप चाहे जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं सर, ये मेरी गारंटी है, अगर आप जीवन में पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना तो भी आपको याद होगा। ठीक है, बट अपने आप को बच्चा बना के बिठाइए सामने, है ना, अपने आप को बच्चा बना के। और बच्चा बनाने का मतलब क्या, लर्निंग एटीट्यूड। आपको सीखने के एटीट्यूड से अगर सामने बैठेंगे ना आप, 100% याद होगा। ठीक है, सो आपने कहा 60 और 61 पे क्या है, ILL इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है जी। अच्छा 64 क्या है, 64 थिसोरस। ठीक है, 64 क्या है, 64 है थिसोरस। 64 क्या है, थिसोरस। ये वाला आराम से याद होगा, ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ये आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है जी, ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इसके लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में ILL इंटर लाइब्रेरी लोन। कब, 60 और 61, 60 और 61 की एज में ILL। और 64 पे क्या है, थिसोरस। 64 पे क्या है, थिसोरस। 64 पे है थिसोरस। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखो यहां से चालू करते हैं। यहां तक 3 टर्म्स कंप्लीट हो गए। कितने टर्म भाई, 3 टर्म्स यहां पर कंप्लीट हो गए। ये लीजिए 3 टर्म कंप्लीट है, 53, 60, 61 और 64। ठीक है, अब अगला नंबर आ रहा है 11, 72। ठीक है, अब एक छोटी सी बात सुनना सर, छोटी सी बात सुनना। अगर मैं आपको यह कहता हूं कि आप एक रूम में बैठे हैं और रूम में बैठकर आपने सारे लाइट बंद कर दिए, देन आपने बुक को ओपन किया और आपने पढ़ना शुरू किया, क्या आपको कुछ दिखाई देगा? तो आपका आंसर होगा सर नहीं, दिखाई नहीं देगा सर। ठीक है, और दूसरी बात, फिर आप ये कहते हैं सर, फिर आप ये कहते हैं कि सर एक काम करिए ना, लाइट ऑन कर दीजिए। मैंने कहा ये लो भाई लाइट ऑन कर दिया। मैंने कहा अब बताइए, तो आपने कहा सर पहले तो बहुत धुंधला दिख रहा था लेकिन अब बहुत बेहतर दिख रहा है। वर्ड पकड़िएगा सर, अब क्या हो रहा है, बहुत बेहतर दिख रहा है। बेहतर किससे दिखा, बेहतर किससे दिखा, लाइटिंग से दिखा सर। ठीक है, इट्स 72 मींस बेहतर, और बेहतर किससे दिखा, बेहतर दिखा सर, बेहतर दिखा सर लाइटिंग से। ठीक है, खास आपसे पहले ही पढ़ लेते तो नौकरी कंफर्म हो जाती। चिंता मत करिए दीपक जी, अब भी कंफर्म होगी। और विजय जी कह रहे हैं सर आपकी कटिंग बहुत सूगली है। ठीक है, मुझे तो आज पता चला आप मेरी कटिंग देखने के लिए आए हो, मैं तो सोच रहा था आप कंटेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मुझे तो अभी अभी पता चला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपके कमेंट से मुझे सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि मैंने आपको पढ़ के आपको संतुष्टि दे दी कि आपने कमेंट किया है। ठीक है, मुझे इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। मुझे इससे मतलब है कि मैं सिखाने के लिए जो काम लेकर आया हूं, मेरा काम आपको ये याद करवा के जाना। अगर मैंने याद करवा के मैं गया ना, इट मींस मैं सेटिस्फाई हूं। ठीक है, और अगर आप याद करके जा रहे हो तो आप भी सेटिस्फाई हो। और अगर आप ये देखने आए हो कि मेरा शर्ट कैसा है, मेरी वॉच कैसी है, मेरी कटिंग कैसी है, ये बोर्ड कैसा है, कलर कैसा है, यहाँ पर पेन कौन सा है, इसका मतलब आप कर रहे हैं टाइम वेस्टिंग पूरी तरीके से। ठीक है, आप टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं। कंटेंट लेना सर, कंटेंट लीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1172 जो है, अभी मैंने क्या याद करवाया, बेहतर। बेहतर का मतलब मैंने क्या बोला, बेहतर कब दिखाई देगा, जब आपके पास लाइटिंग होगी। क्या होगी, क्या होगी सर, लाइटिंग होगी। तो आपने देखो बेहतर, बेहतर से 2 है ना भाई, 1172 और 2672, ये तो याद हो गया सर, ये तो याद हो गया सर लाइब्रेरी लाइटिंग वाला। अब देखो सर एक और बच गया, कौन सा बच गया सर, एक और बच गया 1172, है ना, ये तो याद हो गया। 2672 लाइब्रेरी लाइटिंग वाला तो याद हो गया सर। ये वाला बताइए सर,
डबल वन का मतलब जब हम एक बोलते हैं ना सर, तो हम एक का मतलब है हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको इस सब्जेक्ट का 1 2 3 पता है क्या, क्या आपको इस सब्जेक्ट का 1 2 3 पता है क्या, 1 2 3 का मतलब बेसिक पता है क्या, तो जब भी हम एक बोलते हैं 1172 में डबल वन आ रहा है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, क्या आपको बेसिक पता है क्या भाई, किसका बेसिक, सर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वाटर ड्रेनेज, ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो वाटर ड्रेनेज बेसिक रिक्वायरमेंट है, लाइटिंग भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो लाइटिंग के लिए तो 2672 याद हो चुका है, बेहतर लाइटिंग, ठीक है। अब यहां पर बेहतर आ रहा है 1172 आने पर क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, क्या होगा भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लाइब्रेरी लाइटिंग के बाद में नेक्स्ट आता है 83। नेक्स्ट क्या आता है 83। अब देखो यहां पर क्या करना है, पहले इसको लॉक करो, यहां तक लॉक कर दो तुम, 53 को लॉक करो, 61 को लॉक करो, 64 को लॉक करो, 72 को लॉक करो, 72 को लॉक करो, 2672 1172 यहां तक लॉक है, फिर आगे लेके चलेंगे, है ना, यहां तक का डेटा लॉक करो। अब तुम खुद से सोचो एक बार के लिए, मैं अगर ऐसे बोलूं तुमसे कि भाई बोर्ड पे कुछ नहीं देखना, आराम से खुद से सोचना है, इट्स 53 पे क्या आया था, ऐसे सोचो एक बार 53 पे क्या आया था, सोचना है एक बार के लिए 53 पे क्या आया था। अगर माइंड में सही आंसर आ रहा तो मजेदार है सर, आपको याद हो गया है। 53 पे क्या आया था, 53 पे जल्दी से बताओ। 53 पे आ रहा है, एक बंदा जो है वो अब उसको एक्सपीरियंस हो गया बहुत अच्छा खासा, तो वो आपको बना के दे देगा कि इस लाइब्रेरी की, पब्लिक लाइब्रेरी की जो डिजाइन है वो कैसी होगी। इट्स 53, ठीक है, 53 डन, ठीक है। इसके बाद में मैंने कहा आप सोचिए 60 और 61 में, 60 और 61 के बारे में सोचिए फटाफट, 60 61 पे क्या आएगा। तो आपने कहा 60 की एज में सर उसको रिक्वायर्ड होगा, 61 की एज में उसको रिक्वायर्ड होगा, इट्स ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वायर्ड होगा सर उसको, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा 64 क्या है, थिसोरस, 64 क्या है, थिसोरस है सर, 64 क्या है, थिसोरस। और थिसोरस की बात तो कल की क्लास में हुई है हमारी, मुझे बताइए थिसोरस ग्रीक शब्द है या लैटिन शब्द है, जो थिसोरस शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक से हुई है या लैटिन से हुई है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए फटाफट। कल की क्लास लिए ना आपने मेरे साथ में, मैंने उत्पत्ति वाले शब्दों की बात की थी, मुझे बताओ थिसोरस जो है वो ग्रीक है या लैटिन है, जल्दी से बताओ, ग्रीक है या लैटिन है, जल्दी से बता दो, ग्रीक है या लैटिन है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब देखो सर, जिसने कल की क्लास ली है ना ईमानदारी से यूं बता देगा सर, उसको याद आएगा सर CET बॉटम, उसको क्या याद आएगा, CET बॉटम याद आएगा, और उसको पता है ग्रीक के सारे वर्ड सर ने एक साथ लपेट लिए थे, ठीक है, और हमें तो सर याद भी हो गए थे CET बॉटम में क्या है, ग्रीक के सारे वर्ड है सर, ठीक है। और वहां CET बॉटम में T से क्या बनाया था हमने, थिसोरस बनाया था सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हुई ना सर मजे वाली बात, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बॉटम CET, बिल्कुल सही कहा आपने, बॉटम CET, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारी बात होगी थिसोरस की। 1172 पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गया, 2672 बेहतर लाइटिंग यहां तक डन हो गया। अब 83 92 और बाकी के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमारे पास में एक है मेटल शेल्विंग और एक है फर्नीचर फिटिंग। दो चीजें सुनना, एक है मेटल शेल्विंग और एक है फर्नीचर फिटिंग, ठीक है। हमने क्या कहा, एक बंदे से मिले हम, ठीक है, किससे मिले, एक बंदे से, क्योंकि लाइब्रेरी में रिक्वायर्ड थी किसकी, फर्नीचर के फिटिंग की, ठीक है। हमने कहा कि भाई बता भाई कितने रुपए लेगा तू, अगर 1 स्क्वायर फुट की फिटिंग करनी है, 1 स्क्वायर फीट की फिटिंग करनी है, कितने रुपए लेगा, फर्नीचर फिटिंग करवाना है। और हमने आके उस बंदे से पूछा, एक बार बताना भाई कितने रुपए लेगा, अगर मुझे फर्नीचर की फिटिंग करवाना है स्क्वायर फीट के कितने रुपए लेगा। उसने क्या बताया, उसने बताया सर 92 लूंगा, 92 लूंगा, ठीक है, लेकिन पहले फिटिंग किसकी करूंगा, टिम्बर की करूंगा सर, इसका मतलब लकड़ी की बात कर रहा हूं। दूसरी बार फिटिंग, पहले तो टिम्बर की फिटिंग करूंगा, फिर किसकी फिटिंग करूंगा, स्टील की, है ना, क्योंकि इसकी फिटिंग इजी होती है सर और इसकी फिटिंग हार्ड होती है। तो उसने कहा पहले तो मैं टिम्बर की फिटिंग करूंगा और फिर स्टील की फिटिंग करूंगा, और कितने लूंगा, 92 रुपीस पर स्क्वायर फुट लूंगा सर। कितने रुपए बताए उसने,
कितने रुपए बताए उसने? 92 रुपीज पर स्क्वायर फुट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, सो आपने कह दिया सर, आपने कह दिया कि हमारी डील हो गई है सर। कितने में डील हुई सर बताइए जरा? 92 रुपीस पर स्क्वायर फुट में डील हुई है सर। 92 रुपीस पर स्क्वायर फुट में डील हो गई कि चलिए सर डन, 92 में डन कर दो। अब उसने कहा कि सर और कोई काम है क्या? हमने कहा हाँ यार एक और काम है। क्या काम है? हमने कहा एक हमें और लगवाना है, क्या? मेटल शेल्विंग लगवाना है। ठीक है, तो उसने कहा चलो सर मेटल वाला काम मैं 83 में कर दूंगा। अब रिपीट कर रहा हूं सर, मैं सबसे पहली डील क्या हुई थी? फर्नीचर को सेटअप करने की डील हुई है ना? तो पहले आपकी डील हो रही है फर्नीचर को फिटिंग करने की। वो तो कितने में हुई? 92 में। और उसने ये भी कहा पहले टिम्बर सेट करूंगा बाद में स्टील करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई डन। उसने कहा और कुछ काम है, तो आपने क्या कहा? हाँ यार एक और काम है। क्या करना है? स्टील की शेल्विंग लगानी है। स्टील की शेल्विंग कितने में लगाएगा? उसने कहा सर जब आप काम दे ही रहे हो थोड़ा कम कर दीजिए। तो कितना कम भाई? तो उसने बताया 83। कितना बताया? 83। 83 में आपके क्या लग जाएगी? मेटल की शेल्विंग लग जाएगी। नाउ डन, तीन चीजें एक साथ डन हो गई है। देखिए मेटल शेल्विंग, फर्नीचर फिटिंग, फर्नीचर में भी अगर 92/1 आए तो क्या करना? टिम्बर। अगर 92/2 आए तो क्या करना? स्टील। नाउ डन। ठीक है, 1 2 3 4 डन। ठीक है, यहां तक डन है भाई। यहां तक डन है। एक बच्चे ने लिखा है कि सर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी याद करवा दीजिएगा। सर करंट का सेशन आएगा, आप निश्चिंत रहिए सर। जो चीज मैं लेकर आऊंगा याद करवाऊंगा सर। करंट का सेशन आएगा उसमें सारे प्रेसिडेंट याद करवा देंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए, है ना? बिल्कुल, आगे चलते हैं। सो 83 डन, 92 डन, 92 में 1 और 2 डन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं है ना ये वाला नंबर याद नहीं करूंगा, एक बार के लिए सुनना। मैं करूंगा 96 और 97। मैं 96 और 97 याद करूंगा, आप भी मेरे साथ 96 सुनना। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन इंडिकेटर। अब मैं सिर्फ इंडिकेटर ही याद करूंगा, देखना। ठीक है, 96 की एज में 96, अगर किसी बंदे की एज 96 हो जाए, आप तो प्रिडिक्ट ही मत करिए, है ना? लेकिन बस ऐसे सोच लीजिए अगर मेरी एज ही 96 हो, मतलब आपकी, मेरी तो नहीं। ठीक है, मुझे 96 तो नहीं चाहिए, आपकी एज है वो 96 हो रही है। अब 96 की एज हो गई, मतलब तुमने क्या कर लिया? एवरेज से बाहर निकल गए हो तुम, बहुत ज्यादा बाहर निकल गए हो, अमर होने चले हो तुम। क्या कर रहे हो? अमर होने चले हो। ठीक है, तो 96 की एज में तुम्हें एक इंडिकेटर मिलेगा। इंडिकेटर किसका मिलेगा भाई? तुम्हारी रामलीला समाप्त होने वाली है। ठीक है, इंडिकेटर किसका मिलेगा? एक इंफॉर्मेशन आएगी तुम्हारे पास, ठीक है, कि तुम्हारी रामलीला क्या होने वाली है? समाप्त होने वाली है। अगर अपने लिए कोई ISSN नंबर देखना चाहो तो देख लो। ठीक है, तुम्हारी रामलीला क्या होने वाली है? समाप्त होने वाली है। कब आएगा इंडिकेटर? जब 96 की एज हो जाएगी। 96 की एज होने पर तुम्हें ये फील आएगा, अरे भाई अब तो क्या होने वाला है? सिस्टम खत्म होने वाला है। क्या मिल गया? इंडिकेटर मिल गया। और इंडिकेटर में क्या मिला? कि अगर कोई ISSN नंबर लगाना तो देख लो भाई। ठीक है, ISSN नंबर कब लगाएंगे? 97 में। इट्स 96 इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन इंडिकेटर। ठीक है, और 97 क्या हो गया? ISSN। ठीक है, ISBN कितने पे था एक बार मुझे बताइए जरा, ISBN कितने पर था? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। चलिए, तो ISBN 8 पे था। अब 96 97 डन। 277292 277292। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर। अब तो बड़ो नंबर क्यों याद हुआ बताओ? कौन हुआ ना? तो इसलिए हमने कहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर। इतना बड़ा नेम, इतना बड़ा नेम कितना? 277292, 277292, इतना बड़ा नेम। जनरली स्टैंडर्ड 4 डिजिट के होंगे। जनरली स्टैंडर्ड क्या होते हैं? 4 डिजिट के। ये तो क्या है भाई? 6 डिजिट का है। ये तो क्या है? नेम आइडेंटिफायर है। और वो भी कौन सा? इंटरनेशनल वाला। वो भी किसका? स्टैंडर्ड का। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर ये है 277292। अगर 277292 याद नहीं रहे तो क्या याद रखना? 6 डिजिट का स्टैंडर्ड है। कितने डिजिट का? 6 डिजिट का स्टैंडर्ड है। ये वाली बात याद रखना। यहां तक डन है क्या? सभी बच्चे मुझे बताइए, यहां तक डन है क्या? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहां तक डन है क्या? सभी का, सभी का यहां तक डन है क्या? फिर मैं आगे चलता हूं। यहां तक सभी का डन है ना? ठीक है, चलिए
अब डन है तो पूछ ही लेता हूं मैं तो ऐसे मानने वाला हूं नहीं सर, है ना, आपकी बात में नहीं मानता, मुझे तो कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई बच्चे को याद हो गया है, ये कंफर्मेशन ले लेता हूं फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं नंबर लिखता हूं, ये लीजिए, मैं सबसे पहले एक नंबर लिखता हूं, इट्स 53। ठीक है, इसके बाद लिखता हूं 60 और 61। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूं सर 64। ठीक है, इसके बाद लिखता हूं 1172, फिर मैं लिखता हूं 2672। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं सर 83, फिर मैं लिखता हूं सर 92, 92 में भी 1 और 2 है सर। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं सर 2772 ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं लिखता हूं 96 और इसके बाद में लिखता हूं सर 97। अब जल्दी से मुझे इनके आंसर कर दो भाई, तो फटाफट मुझे इसके आंसर कर दो, मुझे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए ना कि मेरे बच्चे जो है ना उनको याद हो रहा है, ये वाली कंफर्मेशन चाहिए सर। फटाफट मुझे इनके रिप्लाई करो कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए फटाफट रिप्लाई करिए। चलिए जी, सबसे पहले का क्या हो जाएगा, 53 का लाइब्रेरी बिल्डिंग की डिजाइन हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, लाइब्रेरी बिल्डिंग की डिजाइन। ठीक है, 53 का सर डिजाइन हो जाएगा, 60 का ILL हो जाएगा, 64 का थिसोरस हो जाएगा। बहुत बढ़िया जय सिंह जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, मोनिका जी, जय सिंह जी, बहुत बढ़िया। जय सिंह, लड्डू गोपाल, हेमलता, बहुत अच्छे। प्रांजल जी, समर्थ, बहुत अच्छे। चलिए जी, फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं, फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिएगा, सबसे पहले 53 पे देखो सर, जिसको पढ़ना नहीं है ना सर उसको बहुत जोर आता है जहां पर कंटेंट चल रहा होता है। जिसको नहीं पढ़ना होता उसको कैसी बातें अच्छी लगती है, बस ऐसे एग्जाम क्रैक होगा, ऐसे एग्जाम क्रैक होगा, ऐसी बातें अच्छी लगती है। कंटेंट आता है ना, कंटेंट उसको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो 53 पे क्या होगा, 53 पे आपने अभी अभी बताया लाइब्रेरी डिजाइन। क्या बताया आपने, लाइब्रेरी डिजाइन बताया आपने। ठीक है, ये लीजिए, और लाइब्रेरी की कोई डिजाइन नहीं होती, लाइब्रेरी बिल्डिंग की डिजाइन होती है। ठीक है, चलिए 61 पे क्या बताया आपने, ILL बताया आपने, ILL। ठीक है जी, ILL। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में देखिए सर 64 पे आप क्या बता रहे हैं, 64 पे थिसोरस, थिसोरस बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा 72 पे, अब ये 72 बेहतर वाला कौन सा है, ये है सर बेहतर वाला। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये लाइटिंग के लिए है, ये तो लाइटिंग के लिए है। ठीक है, लाइब्रेरी लाइटिंग, ये किसके लिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, किसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी, वाटर की और ड्रेनेज की, और भी तामझाम है, वाटर ड्रेनेज याद रख लीजिएगा, इनफ है। 83 पे चलते हैं सर, 83 पे 92 पहले याद किया था ना, 92 में हमारी डील हुई थी ना सर कि भाई फिटिंग कितने में होगी, 92 रुपीज पर स्क्वायर फीट में होगी। किसकी फिटिंग सर, फर्नीचर की फिटिंग सर, किसकी फिटिंग, फर्नीचर की फिटिंग, फर्नीचर की फिटिंग की बात हुई थी। उसने क्या कहा था सर, पहले तो मैं किसकी फिटिंग करूंगा, पहले तो मैं टिम्बर की फिटिंग करूंगा और फिर किसकी करूंगा, और जब इतनी बातें हो गई हमने कहा स्टील शेल्विंग भी लगा दे, तो उसने कहा 83 में लगाऊंगा सर, स्टील शेल्विंग, जिसे आप मेटल शेल्विंग बोल सकते हैं, है ना, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, मेटल शेल्विंग बोल सकते हैं, मेटल शेल्विंग। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद में 92, 96, 97, 96 पे क्या मिलेगा सर, इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, ये लीजिए, इंडिकेटर मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंडिकेटर मिलेगा, और क्या इंडिकेटर मिलेगा कि क्या बना लो भाई, अपना ISSN नंबर बना लो। ठीक है, और ये सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो क्या है, नेम आइडेंटिफायर। क्या है, नेम आइडेंटिफायर। ये लीजिए सर, डन। ये लीजिए सर, आपके अगर स्टैंडर्ड का बेटा क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारा 100% सही होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड का अगर क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 100% सही होगा। ठीक है, चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारे स्टैंडर्ड याद हो गए हमें, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, स्टैंडर्ड याद होने के बाद में आगे चलते हैं। आपके पीछे वाला जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आया था
आपने अगर 2022 का पेपर देखा हो, उसमें एक बजट को लेकर क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रांट होगा। अगर मान लीजिए आपको फर्नीचर बाई करना है, अगर आपने 2022 का पेपर देख रखा है तो उसमें क्वेश्चन था कि अगर फर्नीचर बाई करना है तो कौन सा अमाउंट आपको यूज करना होगा, कौन सा बजट आपको यूज करना होगा। ठीक है, रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग ग्रांट होगा, आपके ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आपने 2022 का पेपर देख रखा है तो आपको डेफिनेटली याद आएगा। कितने बच्चों ने आज के टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एक बार मुझे बताइए, एक बार मुझे बताइए सर, कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है, आज के पेपर में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, अब देखो, जब भी तुम्हारे ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी तुम्हारे ऐसा क्वेश्चन आए, सर कैसा क्वेश्चन, अगर तुम्हारे ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन से ग्रांट की बात हो रही है, कौन से ग्रांट की बात हो रही है, तो दो ग्रांट आते हैं तुम्हारे पास, रिकरिंग और दूसरा आता है नॉन रिकरिंग। एक आता है नॉन रिकरिंग। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डाला था क्योंकि ये 2022 वाले पेपर में है। ठीक है, 2022 के पेपर के मैंने ढेर सारे क्वेश्चन आज दिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। तो अब देखो, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग क्या होता है? एक सिंपल सी चीज सुनना, एक सिंपल सी चीज, एक लाइन बोलूंगा, सारा टेंशन खत्म, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व। जितने रिकरिंग नॉन रिकरिंग के क्वेश्चन है, एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं तुमसे, अगर मैं तुमसे ये कहूं, क्या तुम्हें रोजाना खाना खाना पड़ेगा? तो आपने कहा हाँ सर, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, खाना तो खाना ही पड़ेगा सर। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप एम्प्लॉय बने, आप क्या बन गए? एम्प्लॉय, क्या तो आपको हर महीने सैलरी चाहिए? अरे आपने कहा सर हम तो एम्प्लॉय बन ही इसीलिए रहे हैं, सैलरी चाहिए इसीलिए तो एम्प्लॉय बन रहे हैं, हमें कौन सा काम करना है? ठीक है, काम ही करना हो तो हम प्राइवेट में कर लेते, हम तो गवर्नमेंट में सैलरी के लिए एम्प्लॉय बन रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, आपको रोजाना खाना खाना है, यस खाना पड़ेगा, हर दिन खाने के लिए पैसा चाहिए होगा। ठीक है, फिर मैं कहता हूं क्या आपको हर महीने सैलरी चाहिए? आपने कहा यस सर बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर आपके खर्च की दो कैटेगरी बना रहा हूं। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आपको कहीं घूमने जाना है, तो क्या आप हर दिन घूमेंगे? तो आपने कहा नहीं सर, हर दिन तो नहीं, लेकिन सर एक दो महीने से तो प्लान हो ही जाता है सर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपके खर्च की दो कैटेगरी बनाऊं और मैं आपसे ये पूछूं हर दिन खाना खाना है, हर दिन खाना खाना है, इसका मतलब ये क्या चलेगा? रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, फिर मैं कहूंगा हर महीने सैलरी चाहिए क्या? हर महीने सैलरी चाहिए? आपने कहा यस सर हर महीने चाहिए, हर महीने चाहिए, रेगुलर चाहिए, हर महीने चाहिए मतलब रेगुलर चाहिए। ऐसे खर्च जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, वो रिकरिंग ग्रांट होते हैं बेटा। वो क्या होते हैं? रिकरिंग ग्रांट होते हैं। जो किस बेसिस पे चलते हैं? रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, वो क्या होते हैं? रिकरिंग ग्रांट होते हैं बेटा। क्या होते हैं? रिकरिंग ग्रांट। ठीक है, अच्छा अब अगर तुम्हें फर्नीचर खरीदना है, क्या फर्नीचर हमेशा ही खरीदोगे क्या तुम? आज तुमने तुम्हारे लिए चेयर खरीदा, रोजाना ही तुम्हारे लिए चेयर खरीदोगे क्या? बताना एक बार जरा। ठीक है, इसका मतलब फर्नीचर जब आवश्यकता होगी तभी तो खरीदोगे ना, या तुम रोजाना ही फर्नीचर खरीदने चले जाओगे? ठीक है, इसका मतलब यह समझ में आता है कि फर्नीचर के लिए जो खर्च होगा वो कैसा खर्च होगा? वो होगा नॉन रिकरिंग। इसका मतलब नॉन रेगुलर। इसको याद रखने के लिए हम क्या कर देते हैं? रेगुलर और नॉन रेगुलर कर देते हैं। ऐसे खर्च जो रेगुलर होते हैं वो रिकरिंग है, ऐसे खर्च जो नॉन रेगुलर होते हैं, कभी कभी होते हैं, वो नॉन रिकरिंग है। नाउ डन और नोट, जल्दी से मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट डन हो गया ना? कॉन्सेप्ट डन हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए मुझे, कॉन्सेप्ट डन हुआ या नहीं हुआ? एक बच्चे का नाम पता नहीं क्या है, आई के कुछ लिख रखा है, रिवीजन बैच की फीस कम कर दीजिए सर। ठीक है, 10 दिन के 1000 रुपए ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा लग रहा है सर, आप बुरा मत मानिएगा इस बात का, आप बुरा मत मानिएगा, बट अगर आपको ज्यादा लग रहा है आप मत लीजिए सर, आराम से आप मेरे साथ अभी यहाँ पे पढ़िए निश्चिंत होकर। ठीक है सर, अगर आपको 1000 रुपए सिलेक्शन के लिए कम लग रहे हैं ना सर,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन जो है 1000 रुपए में कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है, फिर अगर आपको ये अमाउंट ज्यादा लग रहा है तो सर मेरी गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने सर बहुत सारे मेहनत जो है ना सर वो उसमें झोंकी है और उसके पैसे मैं कम बिल्कुल नहीं लूंगा सर। जब मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट उसमें डाले हैं तो मैं क्यों कम पैसे लूं सर, ठीक है। अगर आपको किसी टीचर ने बहुत सारा कंटेंट पढ़ाया लेकिन उसमें यूजफुल काम का कंटेंट अगर नहीं पढ़ाया और उसने अगर 200 क्लास भी ले ली है सर, और अगर आपको काम का कंटेंट सिर्फ 14 क्लास में मिल रहा है, इसका मतलब जिसने 14 क्लास में पूरी बातें आपको बना के दी है ना सर, उसने मेहनत की है, ठीक है। मैं मेहनत का कम नहीं लूंगा सर, ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको लेना है नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां पर सर रिकरिंग ग्रांट कौन सा होगा, रेगुलर, और नॉन रिकरिंग कौन सा होगा सर, नॉन रेगुलर। यहां से डन हो गया, मैं आगे चलता हूं सर, ठीक है, आगे चलता हूं मैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं याद करवाता हूं आपको फटाफट। देखो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है लेवल का, एक क्वेश्चन किसका आता है, मैनेजमेंट के लेवल का क्वेश्चन आता है। मैं छोटे छोटे जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करवा रहा हूं। एक बार समझो क्वेश्चन सॉल्व, एक लाइन समझना है क्वेश्चन सॉल्व, बस ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए ना तो तुम आराम से बना दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है लेवल का, किसका, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। कितने लेवल है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। कितने मैनेजमेंट है, 3 लेवल है मैनेजमेंट के। कितने लेवल है सर, 3 लेवल है सर, ठीक है, 3 लेवल है सर, ठीक है। मोनिका जी कह रहे हैं सर मैंने कल ही लिया है 1000 रुपए का और ये मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही कहा, आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपका सिलेक्शन कंफर्म हो रहा है, आपको रियल ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, तो वो आपका रियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और आप जब कल जॉब लग जाएंगे ना तो आपको ये जरूर फील होगा कि उस टाइम मैंने वो इन्वेस्टमेंट सही किया था। करना नहीं करना आपकी चॉइस है सर, ठीक है। चलिए, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, टॉप लेवल की, तो हम यहां पर क्या कहते हैं, टॉप लेवल का मतलब सीधा सीधा क्या है भाई, नीति निर्माण। इसका मतलब जितने भी रूल्स बनाने का काम है ना वो कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। जितने भी रूल्स बनाने का काम है वो कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा सर। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, नीति निर्माण करना, यानी कि रूल्स बनाना। अब रूल्स तो बना दिए, क्या वो खुद एग्जीक्यूट करवाएगा क्या, नहीं, वो रूल्स बना के किसको भेजेगा, मिडिल मैनेजमेंट को, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा, ये दोनों की सुनता है, ये इधर से भी सुनेगा और इधर से भी सुनेगा, है ना, यानी कि लो लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनकी भी सुनेगा, ठीक है, और जो टॉप लेवल है उनकी भी सुनेगा। ये क्या करेगा, इधर से नीति निर्माण, यानी कि रूल बन के आए और इसको बोला गया, किसको, मिडिल लेवल वाले को, भाई ये वाले रूल एग्जीक्यूट करवाओ, ये जो हमने रूल बनाए हैं इनको क्या करो, एग्जीक्यूट करवाओ। तो यहां पर लो लेवल वाला बंदा है वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल से जो भी उनको इंफॉर्मेशन निर्देश मिली है उनको एग्जीक्यूशन का काम, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्मिंग का काम वो यहां पर होगा सर, लो लेवल पे। तो ऑपरेशन परफॉर्म कौन करेगा, लो लेवल, ठीक है। ऑपरेशन के लिए डायरेक्शन कौन देगा, मिडिल लेवल। ऑपरेशन के बारे में रूल्स डिसाइड कौन करेगा, टॉप लेवल। टॉप लेवल का काम है रूल्स बनाना, मिडिल लेवल का काम है उन रूल्स को एग्जीक्यूट कराना, और एग्जीक्यूट करेगा कौन, किससे एग्जीक्यूट करवाना है, लो लेवल मैनेजमेंट से। बात समझ में आया, तीनों मैनेजमेंट डन है क्या, एक बार कंफर्म करिए, मुझे कंफर्म करिए, तीनों मैनेजमेंट डन है, तीनों के तीनों मैनेजमेंट डन है ना। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट सर और सारी बात डन, छोटे छोटे पॉइंट्स और सारी बात डन, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। मैं सिर्फ ऐसे पॉइंट करवाऊंगा सर जहां से मुझे लगता है ना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बस वो वाले पॉइंट, ठीक है। देखिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है सर, एक छोटा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कल की क्लास में मैंने याद करवाया था ना, कल की क्लास में याद करवाया था मैंने, FW टेलर। अब इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और कब लिखी थी, 1911 में, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। एक बार फिर याद करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, FW टेलर। पुस्तक कौन सी लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, ये वाली पुस्तक लिखी थी। इधर आ जाइए बेटा, फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है और फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट कौन है। देखो फादर ऑफ मैनेजमेंट कल ही पढ़ा था, हेनरी फियोल है,
फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फियोल है। लेकिन फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट है वो भी हेनरी फियोल है। अच्छा, कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? इन्होंने पुस्तक लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? एक बार कंफर्म कर दीजिए, कौन सी पुस्तक लिखी थी? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916। ठीक है भाई। कौन कौन? फादर ऑफ मैनेजमेंट और फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट दोनों ही कौन है? हेनरी फियोल। इन्होंने सर 14 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत? 14 सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। 14 प्रिंसिपल दिए। कितने? 14 प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखो सर, एक काम की चीज याद कराते हैं, एक छोटी सी काम की चीज याद करवा रहा हूं मैं, फटाफट इसको याद कर लेना, है ना। एक छोटी सी काम की चीज याद करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, वो फटाफट अपन याद कर लेते हैं, जिसका नाम है पोस्ड कॉर्ब। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पोस्ड कॉर्ब। ठीक है। यहां पर देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या वर्ड आ गया? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में एक छोटा सा नाम याद करना है। पहली बार फंक्शन किसने दिए? 1916 में हेनरी फियोल ने दिए और 5 कार्य बताए। इसको छोड़िए सर, इस लाइन को आप तो सिर्फ ये याद करिए, पोस्ड कॉर्ब। ठीक है, पीओडीसीसी है, इसको भी छोड़िए। इधर आइए, इधर क्या नाम आया? पोस्ड कॉर्ब। इसको याद करना अपने को, है ना। पोस्ड कॉर्ब, POSDCORB याद करना बेटा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो मेरी याद आएगी तुम्हें। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरी याद आएगी, और जब मेरी याद आई तो तुम एकदम सटीक आंसर कर देना। ठीक है। तो पोस्ड कॉर्ब किसने दिया था? ये देखो, दो बंदे लूथर गुलिक और एल उर्विक। ठीक है, तो सीधा सीधा याद क्या रखना है? उर्विक और गुलिक। इधर से गुलिक को पकड़ो, इधर से उर्विक को पकड़ो। तो पोस्ड कॉर्ब एक बार मेरे साथ में बोल दो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना वो एक बार बोल दो। पोस्ड कॉर्ब कब आया? जब प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आया। जब प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आया उसी टाइम पोस्ड कॉर्ब आया। पोस्ड कॉर्ब में P का मतलब क्या है? प्लानिंग है। O का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। S का मतलब स्टाफिंग है। D का मतलब डायरेक्टिंग है। और इस CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग है। इस R का मतलब रिपोर्टिंग है। और इस B का मतलब बस्टिंग है। याद रहेगा आपको? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। P का मतलब प्लानिंग है, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग है, S का मतलब स्टाफिंग है, D का मतलब डायरेक्टिंग है, CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग है, R का मतलब रिपोर्टिंग है, और 7 जो B का मतलब क्या है? बस्टिंग। टोटल कितने एलिमेंट है पोस्ड कॉर्ब में? 8 नहीं है, 7 है। CO से एक ही बनेगा, क्या बनेगा? कोऑर्डिनेटिंग। और ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोस्ड कॉर्ब किसने दिया? 2 नाम याद रखने। 2 नाम क्या याद रखने? गुलिक और उर्विक। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कब दिया? जब प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आया तब दिया, 1937 में। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें P का मतलब क्या है, इसमें O का मतलब क्या है, CO का मतलब क्या है, और पोस्ड कॉर्ब में कितने एलिमेंट है? तो पोस्ड कॉर्ब में 7 एलिमेंट है। P का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बस्टिंग। नाउ डन। जल्दी से मुझे बताइए, यस और नो। डन हो गया भाई? ठीक है, डन हो गया सर। अशोक जी पूछ रहे हैं सर टेस्ट में 135 नंबर आए हैं, क्या सेफ स्कोर है? ठीक है, सेफ स्कोर वाला जो पॉइंट है ये एक तो ये है कि 135 किस में आए हैं, कि जीके वाले पेपर में 135 आए हैं, लाइब्रेरी साइंस वाले में 135 आए हैं। ठीक है, और अगर जीके वाले में 135 आए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं। लाइब्रेरी में अगर 135 आए हैं इसका मतलब अभी और बहुत इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। मतलब लाइब्रेरी साइंस में अगर आप बच्चों के रिजल्ट देखेंगे, मैं अभी आपको पूरा शीट डालूंगा। ठीक है, आप वहां पर जो रिजल्ट है बच्चों के वो देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे नंबर बच्चों ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन अच्छा खासा है। लाइब्रेरी में बच्चे 90 प्लस मार्क्स जो है 90 प्लस क्वेश्चन मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जीके अगर आपका मान लीजिए 55-60 क्वेश्चन बन रहा है, इट मींस ठीक है। लाइब्रेरी साइंस में कोशिश करिए 80 प्लस तो आराम से आप मेंटेन करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है भाई, कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत सारे बच्चे रात दिन एक करके बैठे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने मेरा एक एक लाइन है ना वो रट्टा मार लिया है, और जिन्होंने लाइन रट्टे मार लिए भाई, एग्जामिनर कैसा भी पेपर दे उनके 90 प्लस नहीं रुकेंगे।
ठीक है, उनका 90 प्लस बनना ही है। एग्जामिनर कितना ही डिफिकल्ट पेपर दे दे, अगर उन्होंने एक एक लाइन याद कर ली है, एक एक क्वेश्चन को उन्होंने समझ लिया है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा लाइब्रेरी साइंस में अच्छा कंपटीशन है। जीके में अगर आप 55-60 कर रहे हैं तो भी ठीक है। ओके सर, कोर्स की फीस तो आसमान छू रही है। चलिए सर, मुझे लगा आसमान तो अभी काफी दूर है सर। ठीक है, चलिए आपने बता दिया छू रही है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ाते हैं सर। ठीक है सर, अभी आप शायद उस कंटेंट के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, जो कंटेंट के साथ पढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास में जो चीजें हमने कल पढ़ी थी, जो चीजें हमने कल पढ़ी थी उसी से आगे थोड़ा सा चलता हूं। ठीक है, आगे थोड़ा सा चलता हूं और हमारे पास छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आते हैं चेंज मॉडल के। किसके क्वेश्चन आते हैं बेटा? चेंज मैनेजमेंट के। फटाफट में चेंज मैनेजमेंट के 3-4 पॉइंट है काम के, वो करवा देता हूं आपको। चेंज मैनेजमेंट किसके भाई? चेंज मैनेजमेंट। देखो चेंज मैनेजमेंट 2 टाइप का होता है, स्टेप चेंज और इंक्रीमेंटल चेंज। सबसे बेसिक क्वेश्चन सुनना, चेंज मैनेजमेंट 2 तरह का होता है, स्टेप चेंज और इंक्रीमेंटल चेंज। कितने तरह का? 2 तरह का। चेंज मैनेजमेंट 2 तरह का होता है, चेंज मैनेजमेंट 2 तरह का होता है सर। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट 2 तरह का होता है सर। ठीक है, पहला स्टेप चेंज और दूसरा इंक्रीमेंटल चेंज। स्टेप चेंज और इंक्रीमेंटल चेंज। ठीक है, अब पहला देखिए यहां पर चेंज मैनेजमेंट में 2-3 नाम आपको याद करने। 8 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया? 8 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया? जैसे कल आपने याद किया था ना, थ्योरीज के नाम याद किए थे, सारे के सारे थ्योरीज के नाम रट दिए आपने, है ना? तो फटाफट से हम इनके नाम भी याद कर देते हैं। सबसे पहले देखो 8 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया? ये दिया है कोटर ने। किसने दिया भाई? कोटर ने दिया है। कोटर ने क्या बताया? कोटर ने बताया 8 स्टेप चेंज मॉडल। आपके पास समय कम है, अदरवाइज तो मैं सारे स्टेप्स याद करवा देता आपको। ठीक है, अभी तो इतनी सी बात याद करेंगे। 8 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया? कोटर ने दिया। किसने? कोटर ने। अच्छा, अदाकार मॉडल किसने दिया है? अदाकार मॉडल किसने दिया है? ये सर बहुत ही अदाकार नाम से है, जेफ हियाट। जेफ हियाट। ठीक है, नाम क्या है? अदाकार का नाम क्या है? अदाकार का नाम है जेफ हियाट। ठीक है, 8 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया? कोटर ने। अदाकार मॉडल किसने दिया? जेफ हियाट ने। किसने दिया भाई? जेफ हियाट ने दिया सर। ठीक है, जेफ हियाट ने दिया है। इसके बाद में देखिए सर, चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग मॉडल। बेटा इसको याद रखना, आइसबर्ग मॉडल। किसको भाई? आइसबर्ग मॉडल को। आइसबर्ग मॉडल किसने दिया? विल्फ्रिड क्रूगर ने दिया। विल्फ्रिड क्रूगर ने। ठीक है, आइसबर्ग यानी आइस पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए सर? विल चाहिए। आइस पर चढ़ने के लिए तो क्या चाहिए? विल चाहिए। तो विल्फ्रिड क्रूगर नाम याद रहेगा आपको, विल्फ्रिड क्रूगर। देखो मैंने 3 नाम बोले। 8 स्टेप तो किसने दिया? 8 स्टेप चेंज मॉडल कोटर ने दिया। उसके बाद मैंने बोला अदाकार मॉडल किसने दिया? जेफ हियाट ने दिया। फिर मैंने बोला चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग मॉडल किसने दिया? आइसबर्ग मॉडल दिया है विल्फ्रिड क्रूगर ने। विल्फ्रिड क्रूगर ने। ठीक है, कितने हो गए भाई? टोटल 3 हो गए। 3 के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैकिन्से का 7S मॉडल किसने दिया? अब याद ही हो गया। ठीक है, मैकिन्से का 7S मॉडल, इसने 3 कैटेगरी बनाई है, सॉफ्टस, हार्डस और बोथ। तो कैटेगरी तो 2 ही हुई, सॉफ्ट और हार्ड, उसमें तो दोनों हो गए। तो दोनों कैटेगरी जो बनाई है, सॉफ्ट क्या होता है देखो, और हार्ड क्या होता है? सॉफ्ट होता है सर वाटर। सॉफ्ट क्या होता है? वाटर। तो एक तो है वाटरमैन। अच्छा, हार्ड क्या होता है? हार्ड होता है पीटर। किसी को पीटते तो ये बड़ा हार्ड काम होता है सर, हार्ड काम होता है। तो हार्ड क्या है? पीटर है। सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट है सर वाटरमैन। सॉफ्ट क्या है? वाटरमैन। तो 7S जो किनसे का 7S मॉडल है, किनसे का 7S मॉडल 2 लोगों ने दिया है, पीटर और वाटरमैन ने। कैटेगरी कितनी बनाई? सॉफ्टस, हार्डस और बोथ। 3 कैटेगरी बनाई है। सॉफ्ट से क्या याद रखना है? वाटरमैन याद रखना है। हार्ड से क्या याद रखना है? पीटर याद रखना है। नाउ डन, नाउ डन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया अशोक जी, मुझे अभी पता चला है। ठीक है, अभी अभी पता चला मुझे, यही मौका है कमाने का, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है,
कर्ट लेविन। ठीक है, यहां से ये पता चल रहा है कि आप इस समय जब क्लास ले रहे हैं तब क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं अभी चाहे तो आपको ब्लॉक करवा सकता था, ऐसे जब कमेंट आते हैं। मैं आपकी बात क्यों सुन रहा हूं पता है, ये समझाने के लिए कि जब क्लास ले रहे हो ना तो सिर्फ क्लास के बारे में फोकस कर लो। ये कंटेंट जो चल रहा है ना, ये कंटेंट भी तुम निकाल रहे हो, वो कंटेंट तो तुम ले नहीं पा रहे हो, और ये कंटेंट भी तुम निकाल रहे हो। इसका मतलब वहां से भी लॉस, यहां से भी लॉस। अरे एक जगह से तो फायदा ले लो भाई, यहां जो चल रहा है वो तो गेन कर लो, उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं लग रही। यहां से तो अर्न करो, वहां से तो नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, यहां से तो लीजिए। ठीक है, आप कह रहे हो नहीं मुझे तो दोनों लॉस करने, वहां से मैं ले नहीं पा रहा हूं, यहां से मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे करनी है बातें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा सर। मैकिन्से का 7S मॉडल जो है सर, उसमें सॉफ्ट एस है, हार्ड एस है और बोथ है। हार्ड से क्या है सर, पीटर, और सॉफ्ट से क्या है सर, वॉटरमेल। अगला देखो सर, कर्ट लेविन। अगला क्या नाम है, कर्ट लेविन। अगला क्या नाम है, ठीक है, कर्ट लेविन। ठीक है सर, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन देखिए सर क्या कर रहे हैं, कर्ट लेविन कह रहे हैं मैंने दिया 3 स्टेप चेंज मॉडल। क्या दिया सर, मैंने 3 स्टेप चेंज मॉडल दिया है। 3 स्टेप चेंज मॉडल क्या कह रहा है सर, 3 स्टेप चेंज मॉडल के क्वेश्चन कम से कम PYQ में 10 से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आपसे सीधा पूछा जाता है 3 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया, कर्ट लेविन ने, और फिर पूछा जाता है इसका स्टेप, क्योंकि 3 ही तो स्टेप है सर, याद कर लीजिए। 3 स्टेप कौन कौन से हैं, पहले अनफ्रीज करना है, फिर चेंज करना है, फिर रिफ्रीज करना है। अब मैं कैसे याद करता हूं कि चेंज तो बीच में आएगा, 2 एलिमेंट के बीच में ही तो चेंज रखते हैं। अगर किसी चीज को किसी चीज में बदलना है तो बीच में ही तो चेंज आएगा। पहले याद कर लो तुम चेंज, कभी कंफ्यूज मत होना इसमें, बीच में क्या आएगा, चेंज। ठीक है, बीच में आ गया चेंज। अब इस तरफ क्या आएगा और इस तरफ क्या आएगा, तो एक तो वर्ड है रीफ्रीज, एक वर्ड है अनफ्रीज। री का मतलब पुनः, इसका मतलब कोई चीज पहले हो चुकी है उसमें पुनः बदलाव कर रहे हो, तो री कहां रखोगे, आगे, इधर करोगे रीफ्रीज। क्या करोगे बेटा, इधर करोगे रीफ्रीज, और इधर क्या करोगे, अनफ्रीज करोगे। क्या करोगे, अनफ्रीज करोगे। याद हो गया ना फटाफट से। ठीक है, बीच में क्या रखना है, चेंज, और चेंज के बाद में रीफ्रीज, चेंज से पहले अनफ्रीज। किसने दिया, कर्ट लेविन ने। क्या नाम है इसका, 3 स्टेप चेंज मॉडल। क्या नाम है इसका, 3 स्टेप चेंज मॉडल। 3 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया, कर्ट लेविन ने दिया। ठीक है, नाम क्या है, अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज। डन, याद हो गया भाई, याद हो गया, बताइए मुझे। ठीक है, चलिए जी, तो अनफ्रीज, चेंज, रिफ्रीज। अच्छा देखो सर ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आया फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कर्ट लेविन चेंज मॉडल। ठीक है, अब आपको स्टेप्स दिए इसे, आप बताइएगा मुझे सही आंसर क्या है ना। पहला ऑप्शन दे दिया आपको, रीफ्रीज, चेंज, अनफ्रीज। जो बच्चे यूजीसी नेट का पेपर देते हैं ना, उनको मेरी फीलिंग तुरंत समझ में आ रही, क्योंकि उनको पता है कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। दूसरा आ गया जैसे अनफ्रीज, ठीक है, रीफ्रीज और फिर चेंज। तीसरा आ गया चेंज, रीफ्रीज और अनफ्रीज। ठीक है, चौथा आ गया आपके पास सबसे पहले अनफ्रीज, फिर आ गया चेंज, फिर आ गया रीफ्रीज। अब बताइए मुझे, ऐसे क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में कि भाई बताओ कर्ट लेविन का जो चेंज मॉडल है उसके सीक्वेंस क्या होंगे, जल्दी से मुझे बताइए सीक्वेंस क्या होंगे। पवन जी पूछ रहे हैं सर आज ही कंप्यूटर करवा दोगे, नहीं पवन जी, कंप्यूटर की और करंट की दोनों की साथ में क्लास लेके आएंगे। कंप्यूटर और करंट दोनों सीसी बनाएंगे सर, कंप्यूटर और करंट। ठीक है, सीसी की साथ में क्लास लेंगे। जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए जी, सो आंसर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर बीच में रखेंगे चेंज, चेंज होने के बाद ही क्या होगा, रीफ्रीज, और पहले क्या हो जाएगा, अनफ्रीज। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, या सीधा प्रश्न पूछ लिया, बताइए 3 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया। सीधा क्वेश्चन आ गया, 3 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया। अब जब तुमने याद कर ही लिया तो मुझे बताओ अदाकार मॉडल किसने दिया। अभी मुझे कमेंट करके बताओ अदाकार मॉडल किसने दिया। क्वेश्चन की बात चल रही है तो सोचा एक और पूछ लिया जाए। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया है अदाकार मॉडल किसने दिया। ठीक है, अदाकार मॉडल किसने दिया, जल्दी से मुझे बताइए अदाकार मॉडल किसने दिया है। अदाकार मॉडल किसने दिया, अदाकार मॉडल किसने दिया भाई, जे फियाट। ठीक है, किसने दिया है, जे फियाट ने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए जी, वापिस आ जाते हैं मुद्दे पर सर। तो किंसले का 7S तो किसने दिया है, इसमें सॉफ्टस है, हार्डस है, पीटर और वाटरमैन ने दिया है। कर्ट लेविन 3 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया है, ये कर्ट लेविन ने दिया 3 स्टेप चेंज मॉडल। कुबर रोस का 5 स्टेप चेंज मॉडल किसने दिया है, ये सर कुबर रोस ने दिया है। रोस ने क्या दिया है, 5 स्टेप चेंज मॉडल। मैं रोस को ऐसे लिखूंगा सर, ROSE। आपने कहा ऐसे लिखने से क्या हुआ, देखो मैंने कहा रोस ने ई किससे एंड हो रहा है, 5 से। तो रोस एक बार, ये रोस तो ROSS है, लेकिन मैंने कहा मैं तो ऐसे लिखूंगा ROSE, या तो यही रखना ना। तो रोस ने ROSE में ई आ रहा ना लास्ट में, इस ई से मैंने निकाला 5। रोस ने क्या दिया है, 5 स्टेप चेंज मॉडल। डन, भूलोगे नहीं बेटा तुम। रोस ने क्या दिया है, 5 स्टेप चेंज मॉडल। ठीक है, अच्छा उसके बाद में डन हो गया काम। चलिए जी, तो कुबर रोस का 5 स्टेप चेंज मॉडल, कर्ट लेविन का 3 स्टेप चेंज मॉडल। ठीक है, किंसले का 7S जो मॉडल है उसमें हार्ड और सॉफ्ट टच आएगा। ठीक है, हार्ड जो है वो कौन है, पीटर है, सॉफ्ट है वो कौन है, वाटरमैन है। इससे पहले क्या क्या पढ़ा अपन ने, इससे पहले अपन ने पढ़ लिया भाई चेंज मैनेजमेंट, आइसबर्ग मॉडल। आइस के ऊपर कौन छोड़ेगा, जिसमें विल होगी, विल्फ्रिड। ठीक है, उसके बाद अदाकार मॉडल जे फियाट, उसके बाद में 8 स्टेप चेंज मॉडल। 8 स्टेप किसने दिया, कोटर ने। यहां तक याद हो गया क्या, जल्दी से मुझे यस नो में बताइए। यहां तक याद हो गया ना, यहां तक याद हो गया ना सर, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट बताइए, यहां तक याद हो गया ना सर। जल्दी से मुझे बताइए यहां तक याद हो गया ना। फिर मैं फटाफट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल आपको करवा देता हूं फटाफट। गारंटीड अगर क्वेश्चन आएगा ना सर तो आपके इसी क्लास में से आएगा, ये फिक्स है सर। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी क्लास में से आएगा। उसके पीछे का कारण है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो सारे अपन कर चुके हैं। मैनेजमेंट का डेडिकेटली क्लास लिया है मैंने। ठीक है, तो इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आएगा तो यहीं से आएगा सर, निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल। यस सर, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं सर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की बात करते हैं सर। किसकी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की बात करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ फुल फॉर्म याद करना है, स्वॉट एनालिसिस। क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस। अगर सर आप किसी के शॉट लगा दो, अगर आप किसी के शॉट लगा दो, ठीक है, तो उसकी तो सर सांस ऊपर चढ़ जाएगी। अगर आप किसी के क्या लगा दो सर, शॉट लगा दो, तो उसकी सांस तो ऊपर चढ़ जाएगी। इस तरीके से वो करेगा, क्या लगाने पर, शॉट लगाने पर। इसका मतलब हम्प्रे, शॉट एनालिसिस दिया किसने है सर, ये दिया है सर अल्बर्ट हम्प्रे ने। किसने दिया है, अल्बर्ट हम्प्रे ने। याद हो गया सर, शॉट लगाने पर क्या होगा सर, हम्प्रे। ठीक है, सांस भर जाएगी सर, हाँप जाएगा बंदा, हम्प्रे। ठीक है, सो शॉर्ट एनालिसिस दिया हम्प्रे ने। मैंने क्या बोला, याद रखना इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रेंथ, उसके बाद वीकनेस, उसके बाद अपॉर्चुनिटी और उसके बाद थ्रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, अगर आप मेरे साथ डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अपने स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको अपने वीकनेस पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी को पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, और थ्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। डन सर, डन सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। लीजिए, तो अल्बर्ट हम्प्रे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और स्वॉट लगने से क्या होगा, अब तो आपको याद हो गया सर, अब तो आपको याद हो गया सर। ठीक है, अब तो याद हो गया है।
चलिए इसके बाद पर्ट देख लेते हैं सर। पर्ट जो है वो किसने यूज किया? यूएस नेवी ने यूज किया सर। किसने? यूएस नेवी ने। और पर्ट क्या है? एक स्ट्रेटिकल टूल है सर। क्या है? एक स्ट्रेटिकल। जबकि ये क्या है? ये तो स्ट्रेटेजी जब कोई बनाता है ना अपने खुद के लिए कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ाई करूंगा, कैसे पढ़ाई करूंगा, कैसे एमसीक्यू लगाऊंगा, उसको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। अगर किसी को पता है मुझे याद कम होता है ना, ऐसे बच्चे हैं जिनको याद कम होता है, ऐसे बच्चे जिनको याद बहुत जल्दी होता है। जिनको पता है मुझे याद कम होता है, इसका मतलब तुरंत समझ लीजिए उसको निमोनिक्स बना के याद करना पड़ेगा। अभी जो चीजें मैं कर रहा हूं, मैं किस कैटेगरी के बच्चों के लिए कर रहा हूं? भाई जिसको याद कम होता है, ठीक है, जिसको याद कुछ टाइम के लिए रहता है। मैंने निमोनिक्स बना दिया, उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। सो यहां पर क्या है, पॉइंट इज की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मुझे खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, तभी मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाऊंगा, ठीक है। सो ये किसके बारे में बात हो गई? स्ट्रेटेजिक टेक्निक के बारे में बात हो गई। लेकिन पर्ट क्या है? पर्ट है स्ट्रेटिकल टूल। पर्ट क्या है? स्ट्रेटिकल टूल। और पर्ट क्या है? पर्ट का मतलब है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। एक बार फुल फॉर्म पढ़ना है मेरे साथ में पढ़िए। P फॉर प्रोजेक्ट, E फॉर इवैल्यूएशन, R फॉर रिव्यू, T फॉर टेक्निक। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और कॉम्प्लीमेंट्री टूल क्या है? इसका पूरक क्या है? इसका पूरक है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये लीजिए, CPM है क्रिटिकल पाथ और मेथड। ये लीजिए भाई, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका सहायक टूल है सर, ठीक है, इसका पूरक है सर, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री टूल है सर, ठीक है। चलिए जी, तो कॉम्प्लीमेंट्री टूल होगा सर CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। और यहां पर क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए हमने बात शुरू कहां से की थी? पर्ट से। पर्ट एक स्टैटिकल टूल है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, बात समझ में आया सर? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक कौन डेवलप करता है? यूएस नेवी डेवलप करते हैं। क्या है सर? ये स्टैटिकल टूल है सर। फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री टूल कौन सा है? CPM। CPM क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। क्या होता है सर? क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और बात कर लेते हैं सर, ठीक है। अगला जो टूल हमारे पास आता है शॉर्ट पर्ट, उसके बाद है CPM। CPM की तो बात अभी अभी की अपन ने। CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड, अब जब क्रिटिकल पाथ है इसका मतलब ये एक तरह से क्या है? एल्गोरिथम। ये क्या है? एल्गोरिथम है सर। एल्गोरिथम क्या करता है? बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन के लिए एल्गोरिथम बनाए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में जब आप मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं, वहां मैं बताता हूं एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है? स्टेप टू स्टेप प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जो आप स्टेप फ्रेम कर रहे हो ना, उस फ्रेमिंग को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो है वो कौन है? वो CPM है। CPM एल्गोरिथम है, ठीक है। इससे पहले CPM किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? पर्ट का कॉम्प्लीमेंट्री है। पर्ट स्टैटिकल टूल है। पर्ट स्टैटिकल टूल है, जबकि CPM जो है वो कौन सा टूल है? वो आपके एल्गोरिथम है, ठीक है। और CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड विद पर्ट। पर्ट के साथ यूज किया जाता है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है ना, तभी तो क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट्री। सीधे सीधे नाम याद रखने बस, ठीक है। और CPM को बनाता कौन है? R वोकर और ड्यूपॉइंट। R वोकर एल्गोरिथम बनाई कैसे? चलते चलते एल्गोरिथम बना दिया। चलते चलते एल्गोरिथम बना लिया सर, चलते चलते एल्गोरिथम बना लिया, ठीक है। सुनील सिंह जी कह रहे हैं सर बिहार लाइब्रेरियन के लिए कोई क्लास, ठीक है। बिहार लाइब्रेरियन के लिए कोई क्लास? सर बिहार लाइब्रेरियन के लिए पूरा बैच अवेलेबल है, ठीक है। सो आप वहां जाके विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये लीजिए, यहां पर CPM का मतलब क्या है? एक एल्गोरिथम कैसे बनाया? चलते चलते। तो वोकर यानी कि चलते चल के एल्गोरिथम बना लिया है। अगर आपको पूरा नाम याद करना हो तो मॉर्गन R वोकर ऑफ ड्यूपॉइंट एंड जेम्स E केली ऑफ रेमिंगटन रैंड। केली और वोकर दोनों मिलकर बनाते हैं एल्गोरिथम, और क्या बनाते हैं? क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। और लास्ट याद कर लीजिए सर, लास्ट है पेस्ट। लास्ट क्या है? पेस्ट। ये पेस्ट क्या है सर? ये है यूज फॉर एनालिसिस एक्सटर्नल फोर्स अफेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या है? उसके लिए पेस्ट एनालिसिस है। और पेस्ट में पेस्ट क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर।
फिर से रिपीट कर देता हूं, P का मतलब पॉलिटिकल, E का मतलब इकोनॉमिक, S का मतलब सोशल और T का मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। बात डन हुई सर। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। टोटल कितने शब्द पढ़े हैं सर? 4 पढ़े हैं। टोटल कितने पढ़े हैं सर? 4 पढ़े हैं। चारों को एक बार के लिए रिपीट करते हैं, चारों को एक बार रिपीट करते हैं। पहला कौन सा पढ़ा बताइए? पहला पढ़ा हमने सबसे पहले स्वॉट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद कौन सा पढ़ा? पर्ट पढ़ा, और पर्ट के बाद में कौन सा पढ़ा? सीपीएम पढ़ा, और सीपीएम के बाद में कौन सा पढ़ा? पेस्ट एनालिसिस पढ़ा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ स्वॉट को लेकर कौन आया था? सबसे पहले कंफर्म करना है ना सर, मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। आपको याद हुआ या नहीं हुआ ये भी तो कंफर्म करना है सर। जल्दी से मुझे बताइए स्वॉट को कौन लेकर आया? जल्दी से बताइए मुझे स्वॉट को कौन लेकर आया? स्वॉट को कौन लेकर आया सर? फटाफट रिप्लाई करिए, जल्दी से मुझे बताइए स्वॉट को कौन लेकर आया? ठीक है, सौरभ जी ये आपके ऊपर है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लगभग 20 घंटे का कंटेंट है। अब आप कितने टाइम में उसे कर पाते हैं वो आपकी चॉइस है सर। 20 से 22 घंटे का कंटेंट होगा, ठीक है, जिसमें 3000 क्वेश्चन होंगे और सारे यूनिट के रिविजन्स होंगे सर, ठीक है। अल्बर्ट हम्फ्रे, बहुत बढ़िया। भारत जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने कह दिया सर अल्बर्ट हम्फ्रे, आपको ये नाम याद हो गया, ठीक है। अगर आपकी अभी भी सांस नहीं भरी है तो क्या करें सर बताइए, ठीक है। पीडीएफ अवेलेबल है क्या उसमें? नहीं जय सिंह जी, पीडीएफ नहीं है उसमें, ठीक है। अल्बर्ट हम्फ्रे, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो स्वॉट का फुल फॉर्म बताओ मुझे, इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी से मुझे, फुल फॉर्म जल्दी से मुझे बताओ। कंफर्म करना है, मुझे याद हो गया ना, मुझे करना है सर कंफर्म, याद हो गया ना? जल्दी से मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए, फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखो सबसे पहले एस का फुल फॉर्म क्या होगा, ये देखो भाई फुल फॉर्म क्या होगा। तो S4 क्या होगा, W4 क्या होगा, O4 क्या होगा और T4 क्या होगा, ठीक है। जल्दी से, बहुत बढ़िया भरत जी। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ट्रेंड की जगह थ्रेट करना है सर, बहुत बढ़िया। मोनिका जी बहुत बढ़िया। रुखसाना जी कह रहे हैं एक्स्ट्रा सिलेबस यहां पूरा करवाएंगे, हाँ जी यहां पूरा करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सर स्ट्रेंथ, ये हो गया सर स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये हो गया सर आपका वीकनेस, ठीक है। और ये हो गया सर आपका अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और ये हो गया सर आपका थ्रेट, ठीक है। चलिए इसके बाद में आ जाओ सर पर्ट पे। तो इस स्वॉट के बाद अगला टर्म आता है हमारे पास पर्ट। पर्ट को बनाता कौन है? पर्ट को बनाता कौन है? सबसे पहले बताओ पर्ट को बनाता कौन है? पर्ट को बनाता कौन है? जल्दी से बता दो मुझे। सौरभ सैनी जी कह रहे हैं क्या सर मुझे इस बात पे ट्रस्ट करना चाहिए कि 95 क्वेश्चंस आएंगे? ठीक है सर, देखो ट्रस्ट है ना एक दिन में नहीं बनता, ट्रस्ट को बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो एक दिन में अगर आप मेरी बात अभी सुनेंगे और मैं कहूंगा कि सर बिल्कुल मान लीजिए ये बात, तो भले मैं कह दूं आप मानेंगे नहीं सर, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डअप में बहुत टाइम लगता है। तो जो लंबे टाइम से सर काम कर रहे हैं ना, बस वो बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि मैं कितना सोच के बोलता हूं, ठीक है। उनको पता होता है कितना सोचने के बाद में डिलीवर करता हूं। मैं आपके साथ जो भी रिवीजन क्लासेस लेके आ रहा हूं, मैं आपके साथ अभी जो कंटेंट पे काम कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने पहले क्यों नहीं ली, सर आपने हमें पहले क्यों नहीं मिले, इस तरह के बहुत सारे जो स्टेटमेंट आते हैं। सर जब तक मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं होता मैं आपके साथ नहीं होता हूं, ठीक है। जब मुझे लगा हाँ अब पूरी तरीके से सारा डेटा रेडी हो चुका है, ठीक है, अब हम डिलीवर कर सकते हैं बच्चों के साथ में, ठीक है, तभी मैंने यहां पर स्टार्ट किया है, ठीक है। जब तक पूरी तरीके से हम रेडी नहीं होते और हमें लगता है अभी थोड़ी कमी है, तब तक उस कमी को ठीक किया जाए। जब कमी फुलफिल हो जाएगी उसके बाद में डिलीवर करना शुरू किया जाए, ठीक है। मैं बहुत पहले 3 से 4 बार नेट हो चुका है, जेआरएफ हो चुका है, उसके बावजूद भी मैंने यूट्यूब पे इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? उसका कारण था सर कि जो कंटेंट है जब तक पूरा
पीक पॉइंट तक जब कंटेंट तैयार नहीं होता सर, जब आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि अभी भी क्वेश्चन बाहर जा सकता है, तब तक सर वो लाइन नहीं बोल सकते। जब आपको श्योर हो चुका है कि मैं इतना कंटेंट डिलीवर कर चुका हूं, इतना डिटेल से पढ़ा चुका हूं, इतनी एक्सरसाइज करवा चुका हूं कि क्वेश्चन को वहां से आना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन से नहीं आएगा तो थ्योरी से आएगा, थ्योरी से नहीं आएगा एक्सप्लेनेशन से आएगा, जो हमने डिस्कस किया उससे आएगा, 100% आएगा। ना तो कोई PYQ मैंने छोड़ा है सर, ना मैंने कोई बेसिक डिस्कशन छोड़ा है, ना मैंने थ्योरी का कोई डिस्कशन छोड़ा है। जब मैंने सारी चीजें कवर की है, इट मीन्स मैं 100% श्योर हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे पीछे का जो हाईकोर्ट LDC का एग्जाम है, उसमें मैंने ये स्टेटमेंट बोला था। उससे पहले आप सेकंड ग्रेड के लिए देखेंगे, उसमें मैंने ये स्टेटमेंट बोला था। और मैंने जितने स्टेटमेंट बोले हैं वापस में उनके आपको विथ नोट्स बताता हूं कि यहां से ये क्वेश्चन है, यहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और वैसे जैसा मैंने बोला, एक दिन में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता सर, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। सो पार्ट के लिए आपने क्या बताया मुझे, यहां पर यूएस नेवी जो है, यूएस नेवी लेके आता है पर्ट। पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है सर, पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, PERT। पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है सर, बताइए मुझे, पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए जी, ये लीजिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट, सबसे पहले क्या होगा, प्रोजेक्ट। ई का क्या होगा सर, इवेल्युएशन, ठीक है। और ये लीजिए, आर का क्या होगा, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, रिव्यू टेक्निक, ठीक है। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है जी सर, डन। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सर CPM, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री टूल कौन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री टूल कौन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री टूल है सर CPM, ठीक है। CPM की फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से मुझे, CPM का फुल फॉर्म क्या है, CPM का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए CPM का फुल फॉर्म क्या है। इधर लिखते हैं CPM, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ और मेथड, ठीक है। चलिए जी, ये डन हुआ, ठीक है। इसके बाद में देखो, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये क्या है, क्या ये एल्गोरिथम है, क्या CPM एल्गोरिथम है? यस सर, CPM क्या है सर, एक एल्गोरिथम है। ये क्या है, एल्गोरिथम है, ठीक है। और ये एल्गोरिथम को कौन डेवलप कर रहे हैं, दो बंदे हैं, एक तो वॉकर है, ठीक है, और एक केली है। केली और वॉकर मिलकर इस एल्गोरिथम को डेवलप कर रहे हैं। तो सर ये जो पार्ट था ना, ये पार्ट क्या था, ये पार्ट स्ट्रेटिकल टेक्निक है या क्या है, स्ट्रेटेजिकल टेक्निक है। स्ट्रेटेजी की बनाने के लिए तो स्वॉट है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तो क्या है, स्वॉट है। और पर्ट किसके लिए, पर्ट जो है वो स्टैटिकल टेक्निक है, स्टैटिक्स के लिए है। और CPM किसके लिए है, CPM एल्गोरिथम है। अब लास्ट आ जाओ पेस्ट पे, लास्ट आ जाओ भाई पेस्ट पे। पेस्ट का फुल फॉर्म जल्दी से मुझे बता दीजिए, पेस्ट का फुल फॉर्म फटाफट मुझे बता दीजिए, पेस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा। ये लो भाई, पेस्ट, PEST, पेस्ट। सबसे पहले P का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए, ठीक है। सबसे पहले P का मतलब क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए, कौन से फैक्टर की बात हो रही है, पॉलिटिकल फैक्टर। और E का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर। और S का मतलब क्या है, सोशल, जो सोशल फैक्टर है। और T का मतलब क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो बस इतना ही तो याद रखना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। सो देखिए भाई, यहां पर जितने क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, सो ये सारे के सारे कवर हो गए आपके। जितने भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए बेसिक क्वेश्चन है वो सारे कवर हो गए। कल की जो क्लास होगी ना, उसमें अपन एक तो करंट देखेंगे, एक तो करंट देखेंगे अपन, जो लाइब्रेरी साइंस है उसके करंट की बात करेंगे। और दूसरा हम साथ में देखने वाले कंप्यूटर से जुड़े हुए जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे अपन, ठीक है। अगर वहां से एक दो क्वेश्चन आता है, एक करंट वाला जो पार्ट है ना वो देखेंगे, कौन कौन से जो एसोसिएशन है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कौन से व्यक्ति जो है वो मुख्य है,
ठीक है, हेड कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल की क्लास में। और साथ में एक छोटी सी चीज और बची हुई है, और वो है आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो कल की जो सेशन होंगी, कल की सेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, कल का सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। 3 चीजें उसमें देखने वाले हैं। एक तो क्या देखने वाले हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स देखने वाले हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखेंगे, दूसरी चीज देखेंगे कंप्यूटर, दूसरी चीज कंप्यूटर देखेंगे। और तीसरी चीज देखेंगे करंट के जो चेंज है उनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। करंट के जो चेंज है वो देखने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन सोर्स देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। टुमारो जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या कंसल्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी सर, नेक्स्ट क्लास 4:15, ठीक है। 4:15 पे अपन देखने वाले हैं, 4:15 पे इंफॉर्मेशन सोर्स, कंप्यूटर और करंट जो चेंजेस हुए हैं लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। शानदार क्लास, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आगे की डिस्कशन कल की क्लास में करते हैं, और कल की क्लास में ये वाले टॉपिक हम कंसल्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन सोर्स, कंप्यूटर और जो करंट आपके चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को हम कल की क्लास में कंसल्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अभी मुझे एक बार सारे बच्चे मुझे बता दीजिए, अभी जो आपने आज पढ़ा क्या आपको समझ में आया, क्या आपको याद हुआ। एक बार मुझे कमेंट करके थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्या आज जो हमने पढ़ा क्या वो आपको याद हुआ, क्या आपको समझ में आया। 2 बातों के आंसर फटाफट मुझे कमेंट में दे दीजिए। क्या आपको याद हुआ, क्या आपको समझ में आया, जल्दी से बताइए। जय सिंह जी, आप मुझसे पर्सनली फोन कर लीजिएगा, इतने सारे कमेंट करके क्यों परेशान हो रहे हैं आप, ठीक है। चिल करिए ना सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दीपक जी कह रहे हैं ठीक है, ओके। सारे बच्चे एक बार फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए समझ में आया है सर। बहुत बढ़िया जय सिंह जी, कम ही आया होगा वैसे समझ में आपको, आप तो दूसरे काम में बिजी थे, ठीक है। चलिए जी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है। कल आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। कल के सेशन में अपन देखेंगे इन 3 टॉपिक्स को, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर और करंट चेंज को, ठीक है। चलिए जी, सभी बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, जान लगाते रहिए।